करेंगे। तो आज हमारे बीच में अभी आशीष नारायण जी जुड़े थे। आशीष नारायण जी का ही टॉपिक था, उन्होंने कहा कि इस पे हम चर्चा करें। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इस पे अपन चर्चा करेंगे। और बहुत दिनों से इस पर चर्चा नहीं हुई है, पहले हालांकि बहुत कुछ हुई थी। तो आशीष नारायण जी हमारे बीच में इसके बारे में विस्तार से वो बताएंगे। तब तक इसका इंट्रोडक्शन देंगे। देवेंद्र जी जुड़ गए हैं और हमारे अन्य साथी बाकी, राहुल सर, आत्मदीप जी अपने टाइम पर जुड़ेंगे, ठक्कर साहब भी जुड़ेंगे कार्यक्रम में। तो इस तरह से अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में आशीष नारायण जी हैं। आशीष नारायण जी ने इसमें कुछ प्रिपरेशन भी की हुई है। तो आशीष नारायण जी, आपने जो इसको पढ़ा, जाना, समझा, इसको सरल शब्दों में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप इसको बताने का कष्ट करें। जनता जो हमारे बीच में यहाँ पर है, जो हमारे साथी सब जुड़े हुए हैं, उनको इसको समझ में आए कि कहाँ क्या क्या गड़बड़ियाँ सरकार कर रही है आरटीआई कानून को लेकर के। आशीष नारायण जी, स्वागत है। हाँ, थैंक यू सर। तो एक्चुअली ये टॉपिक चॉइस करने का पीछे जो कारण है मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। एक्चुअली दिल्ली में अंजलि मैडम और अमृता जौहरी मैडम का बहुत जोरदार लड़ रहे हैं, इसको लेकर लड़ रही है, उसको फाइटिंग चल रहा है। इसमें मैडम लोग अपोजिशन एलओपी के साथ बातचीत किया, मीटिंग हुआ है। उसका बाद एक जयराम रमेश साहब का साथ भी बातचीत हुआ है। एक जॉइंट मेमोरेंडम भेजा गया है मिस्टर अश्विनी वैष्णव को। तो उसका जवाब में वैष्णव साहब ने मतलब इमिडिएट द एक्चुअल पॉइंट, जो पॉइंट उठाया गया था जॉइंट मेमोरेंडम में, उसमें जो जो चीज बताया गया था उनको, उसका जवाब नहीं दिया। उसको मैंने टैसिटली अवॉइडेड मिनिस्टर ने। तो डीपीडीपी एक्ट, अच्छा, इसमें और एक तो बात है, जयराम रमेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं कि इंडिया अलायंस का सबको, अलायंस को, सब पार्टी को इसका ड्राफ्टिंग कॉपी दे दिया गया है। कमिंग मॉनसून सीजन में इसको पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। क्या उठाया जाएगा? ये डीपीडीपी एक्ट को रिवोक करो। काहे के लिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्यों है, कैसे है, ये मैं थोड़ा संक्षेप में बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। तो देखिए क्या है, हम लोग का जो आज का टॉपिक है, व्हाई डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 डिजर्व टू बी रिवोक्ड। का है इसको मतलब रिवोक करने का जरूरी है। डीपीडीपी एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जैसा मैंने अभी बोला, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, जिसको एनजेएसी एक्ट बोला जाता है, ऑफ 2014 and 99 constitutional amendment was struck down by the Honorable Apex Court on numerous grounds, but violation of basic structure of our constitution was the pivotal ground. Similarly, DPDP Act deserved to be revoked on the same ground. My opinion is law cannot be X for some time and Y for some time when grounds are identical. मतलब मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ इसको ट्रांसलेट करने के लिए। अगर मतलब थोड़ा गलती हो गया तो माफ कर दीजिएगा, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। चलेगा डीपीडीपी चलेगा। डीपीडीपी एक्ट असंवैधानिक है मेरा हिसाब से। क्यों है? देखिए, डीपीडीपी एक्ट डिराइव्स पावर, मतलब इसको पावर मिलता है आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन से। ये डायरेक्ट वहां से पावर लेता है। ये हमारा बात नहीं है, ये ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने बोला है। हम खाली कोट कर रहे हैं, एपेक्स कोर्ट का बात को हम कोट कर रहे हैं। एक चीज देखिए, और एनजेएसी एक्ट 2014 और जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसको एपेक्स कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। किस कारण से? बोला है ये वायोलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा यह सवाल है, डीपीडीपी एक्ट भी तो वायोलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई इट शुड नॉट बी स्ट्रक डाउन? इसको काहे खारिज नहीं होगा, काहे खारिज नहीं होगा? क्यों हम बोल रहे हैं कि डीपीडीपी एक्ट वायोलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? काहे के लिए? डीपीडीपी एक्ट को डीपीडीपी एक्ट आरटीआई एक्ट को खारिज कर रहा है। आरटीआई एक्ट derives its power from fundamental right mentioned under Article 19(1)(a। तो डायरेक्टली ये फंडामेंटल राइट को डिनाई कर रहा है डीपीडीपी है, इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको वायलेशन कर रहा है, इसीलिए डीपीडीपी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नेक्स्ट पॉइंट,
अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका अलावा ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट कैटेगरी टोल्ड इन राजनारायण केस इन 1975, 1975 में जब राजनारायण का साथ गवर्नमेंट ऑफ यूपी का केस हुआ था, उसमें एपेक्स कोर्ट ने क्या बोला था, राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। 1975 में बोला, मतलब आरटीआई एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ है, लागू हुआ है, तो 30 साल पहले ही बोल दिया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज द फंडामेंटल राइट। तो डीपीडीपी एक्ट फंडामेंटल राइट को डिनाई कर रहा है, तो डीपीडीपी एक्ट तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो ही गया सीधा, मैंने एज ए लेमैन ओपिनियन। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का भी वायलेशन किया है डीपीडीपी एक्ट बना के। पार्लियामेंट जो एक्ट बनाता है, जो लागू करता है, सब कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। पार्लियामेंट में जो जिस पार्टी का मतलब ज्यादा मेंबर रहता है, वो जबरदस्ती बहुत सा ऐसा घटिया कानून बना देता है, जैसे डीपीडीपी है, आम पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने के लिए। इसीलिए पार्लियामेंट से पास होकर निकल गया मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा सोचने का कोई कारण है ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आइए, हाउ डीपीडीपी एक्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद आवर फंडामेंटल राइट्स। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सा पॉइंट है, उतना पॉइंट अगर डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेन जो पॉइंट हम देखा है, उस पॉइंट को थोड़ा संक्षिप्त में डिस्कस कर रहा है, कहाँ कहाँ कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। आप लोग काइंडली थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आइए डीपीडीपी एक्ट का सेक्शन 2H में यहाँ क्या बोल रहा है, डाटा मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सच ब्यूरोक्रेटिक चुप्पा लीगली अनटेनेबल। मतलब जो टेमारिटी है, ब्यूरोक्रेटिक टेमारिटी मतलब जबरदस्ती, बोला क्या बोला है इसमें सेक्शन 2H में, सब इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं होता है, पर्सनल सब इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन को 3 ठो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मली, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डाटा इंफॉर्मेशन। जो भी बोलिए आप, हम यहाँ इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, वहाँ इंफॉर्मेशन का सेक्शन 2H में बोला है डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। अब जो भी वर्ड बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो प्राइवेट डाटा, पर्सनल डाटा, सेंसिटिव डाटा, ये तीनों में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए एक चीज सोचिए, प्राइवेट एंड पर्सनल डाटा आर वर्दी टू बी डिस्क्लोज्ड व्हेन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट्स। जब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए दरकार है, तो आपको प्राइवेट पर्सनल डाटा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं क्यों। सेंसिटिव डाटा विल बी डिस्क्लोज व्हेन लॉ एंड ऑर्डर एंड सॉवरेनिटी विल वारंट। देश के लिए जब दरकार होगा, कानून जैसे पुलिस बोलिए, कोर्ट बोलिए, तब वो मांग सकता है। फॉर्मल मोटा मोटी ये है। अब देखिए सेक्शन 81J एंड प्रोवाइड्स ऑफ सेक्शन 81 आरटीआई एक्ट सफिशिएंटली इसको सेव करता है। इसीलिए डीपीडीपी एक्ट का पर्सनल इंफॉर्मेशन which are not disclosable, that which information which does not warrant larger public interest must not be disclosed। तो सेक्शन 81J में साफ साफ बोला है। उसके बाद क्या बोला है, सेक्शन प्रोवाइड्स ऑफ सेक्शन 81 आरटीआई एक्ट में बोला है, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को आप डिनाई नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन, वो आम पब्लिक को डिनाई नहीं कर सकते। आप बोलिए प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। टेररिस्ट का पास टेररिज्म करने के लिए उसका पास टेक्निक होता है, गोला बारूद बम अगड़म बगड़म सब जुगाड़ करता है, पैसा जुगाड़ करता है, ये सब करती है, तो टेक्निक हो गया ना, सिस्टम हो गया। ये तो उसका पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो भी आप बोलिए सब है। तो इसलिए उसको तो ये पूछा नहीं जाएगा कि भाई तुम कहां से पैसा लाया, कहां से बम खरीदा, कहा किसका ऊपर बम फेंका, किसको खती किया है, तुम्हारा पीछे कौन है, तुम्हारा नेता कौन है, चमचा कौन है, सब बताओ। क्या के लिए तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पूछ नहीं सकते। प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी है, क्या के लिए उसका काम ही है, उसके लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, इसको कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कोई घोटाला कर रहा, हमारा पास इंफॉर्मेशन है, उसका वो घोटाला कर रहा, उसका जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति जो है, वो उसका नॉन सोर्स ऑफ इनकम से बहुत ज्यादा है, हम उसका बारे में कुछ नहीं पूछ सकते, क्या के लिए उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन है। तो ये तो हम लोग करप्शन को इनकरेज कर रहे हैं। ये तो बच्चा भी समझेगा, इसके लिए ज्यादा कोई बहुत पढ़ा लिखा वाला आदमी की दरकार नहीं है, एक बच्चा भी समझेगा। ये तुम सवाल नहीं कर सकते भाई, सवाल करने से झोली से बिल्ली निकल जाएगा, हमारा तो खटिया घरा पोटेला हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करता है मस्ट बी डिस्क्लोज एट एनी कॉस्ट। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो सॉवरेनिटी
और लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। मान लीजिए मेरा बेडरूम और बाथरूम का इंफॉर्मेशन भी अगर सॉवरेनिटी, लॉ एंड ऑर्डर एंड लार्जर पब्लिक एंड इंटरेस्ट को चैलेंज करता है, उसको भी हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपॉन डिमांड। हो ही नहीं सकता। अगर मेरा प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कोई जानने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई इसका कोई इंटरेस्ट रहेगा नहीं। हम बाथरूम में जब नहाता है, कपड़ा पहन के नहाता है ना, रेनकोट पहन के नहाता है, कोई पूछेगा क्या इंटरेस्ट है उससे, समाज का क्या दरकार है? कोई दरकार नहीं है। ये कॉमन सेंस है। ये सब बहानाबाजी किया है डीपीडीपी एक्ट में। उसका बाद देखिए आप, डीपीडीपी एक्ट को जन्म देने का पहले गवर्नमेंट एक हवाला देता था, के एस पुट्टुस्वामी वाला केस, सब वेल नोन। पुट्टुस्वामी केस में बोला है एपेक्स कोर्ट ने, जे प्राइवेट पर्सनल इंफॉर्मेशन को नहीं बताया जाएगा। क्या बोला सुनिए पुट्टुस्वामी वाला केस में। Frequently, it is being raised by the central government that DPDP Act is the outcome of the judgment passed by the Honorable Apex Court in the matter of Justice K.S. Puttuswamy and another versus Union of India and others, writ petition civil number 494 of 2012. Judgment passed on 24th August 2017. The essence of this judgment is private information cannot be disclosed because it is connected with the life and liberty of an individual under Article 21 of our Constitution. But neither Honorable Apex Court has spent a single word about personal information, nor has said that information, be it private or personal, could be denied despite attracts larger public interest. Information attracts larger public interest must be disclosed, be it private or personal, because the interest of the nation and her citizen must have an overriding effect over individual privacy. This very judgment has been misinterpreting from ab origine for some mysterious reason. Government has consciously used this judgment as a stepping stone to enact DPDP Act, so that they could draw the teeth of RTI Act, which has already opened the Pandora's box. Undoubtedly, it is an infringement upon the fundamental right of Indian citizens. Apart from that, RTI Act was enacted in the year of 2005. But in 1975, in Rajnaran case, Honorable Apex Court categorically told that right to information comes under the ambit of fundamental right under Article 19 of our Constitution. Now, the pertinent question is, does our Constitution empowers lawmakers to supplant Article 19 by Article 21? क्या है? फ्रीक्वेंटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलता है कि डीपीडीपी एक्ट हमको इसलिए बनाना पड़ा कि पुट्टुस्वामी वाला केस में एपेक्स कोर्ट ने बोला है पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। गलत व्याख्या देता है, हम लोग को मतलब उल्टा सीधा समझा के भगा देता है। एक्चुअली वो नहीं है। पुट्टुस्वामी केस में बोला है प्राइवेट इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्या लिए लाइफ एंड लिबर्टी के साथ जुड़ा हुआ है आर्टिकल 29 के तहत। आशीष नारायण जी, हाँ, आप अपना वक्तव्य 2-3 मिनट में फिनिश करिए। वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब भी जुड़ गए हैं, वो इसके बारे में और भी विस्तार से बताएंगे। तो ठीक है, वीरेंद्र कुमार ठक्कर बोलने दीजिए, बाद में देखते हैं दरकार होगा तो वीरेंद्र साहब बोलने से तो हो ही जाएगा। खाली हम दोनों बात बोल देते हैं जो मेरा हिसाब से जो है। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। एक तो आज की मीटिंग का जो टाइटल है ना, ये मुझे थोड़ा मतलब उतना प्रॉपर नहीं लग रहा है, कि एग्जैगरेटेड लग रहा है कि डीपीडीपी एक्ट जो है एक्चुअली आरटीआई कार्यकर्ता या आरटीआई एक्टिविस्ट का जो विरोध है, जो मेरी समझ में आया है, इट इज ओनली टू सेक्शन 44 सबसेक्शन 3 की जो आरटीआई में जो अमेंडमेंट किया है, केवल इसको ऑब्जेक्शन है। ये ऑब्जेक्शन जो है ये पूरे के पूरे डीपीडीपी एक्ट को नहीं है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक सम्मान से जीने के अधिकार के अंतर्गत है। और जब दो फंडामेंटल राइट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे ख्याल से केस लॉ से भी रिजॉल्व किया जा सकता था, उसके लिए आरटीआई एक्ट में अमेंड करने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, एक बात जरूर है कि 2 साल बाद, मतलब हम तो देखो अगस्त 2023 में ये पास हुआ, अब 2 साल से हम इस पर लगभग दर्जन भर मीटिंग कर चुके हैं, जिसपे अब जाकर बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अब विरोध किया है। मतलब उनके अब ध्यान में आया कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है,
या क्या हो सकता है जब ये लागू करने की बात आई है। जबकि हमने बहुत पहले से अवेयरनेस करने की कोशिश की, बहुत सारे कैंपेन्स भी चलाए। हम लोगों ने जो मिनिस्ट्री ने जो मेटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोवाइड किए थे, उसमें हम लोगों ने अपने सजेशंस भी दिए थे। मैंने खुद भी अपना सजेशन दिया था और इस तरह से हमने अपने पूरे प्रयास किए। लेकिन चलो, देर देर सही दुरुस्त सही इन्होंने किया है। कुछ एमपी ने ये किया है कि अब दे हैव गॉट सीरियस अबाउट दिस इशू कि ये जो अमेंडमेंट है अब ये कितना वांछित है या कितना अनडिसायरेबल है। क्योंकि पहले भी 81J को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और केस लॉ जो है आप देखिए, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है जहां जहां पर कानून में कमी रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है, प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, कॉन्फिडेंशियल क्या है। हाँ, पुट्टू स्वामी केस में नहीं डिसाइड किया, लेकिन जो सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये डिफाइन किया है। और ये सभी चीजें विस्तार से है जिस पर हम अलग अलग बार मैं इसमें प्रेजेंटेशन भी कई बार कर चुका हूँ, तो वो डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन चूंकि इसमें प्रेसिडेंस लागू नहीं होता है, हर पीआईओ और अपीलीय अधिकारी और आयोग अलग अलग तरीके से जजमेंट दे सकता है, उसकी वजह से इसका दुरुपयोग होने की बहुत संभावना है। और जो 81J में नहीं आता है या जो पर्सनल नहीं होता है उसको भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कह के डिनाई कर देना, ये दुरुपयोग है कि जिसकी वजह से भ्रष्टाचार है, क्रिमिनलिटी जो है जिसके अगेंस्ट में हमारी लड़ाई है, उसको एक्सपोज करने में जो जेन्युइन आरटीआई एप्लीकेंट्स है उनको बहुत दिक्कत आ रही है और ये बड़ी प्रॉब्लम है। और इसलिए जो 44(3) है, जैसे पिछले बार भी विरोध हुआ था, आप जानते होंगे, आईपीसी की जगह बीएनएस लागू किया गया तो कुछ ट्रक ड्राइवर्स का विरोध हो गया। हालांकि मेरा मानना है कि इट वाज मिसप्लेस्ड, केवल वो प्राण प्रतिष्ठा ना होने पाए 22 जनवरी को उसको लेके किया। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि 106 सबसेक्शन 2 हम लागू नहीं करेंगे और बीएनएस पूरा पूरा लागू कर दिया, क्योंकि एक सबसेक्शन की वजह से पूरे 357 सेक्शन बाकी रोकने का कोई मतलब नहीं था और सुप्रीम कोर्ट से भी बाद में उनको रिलीफ नहीं मिली। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो डीपीडीपी एक्ट है उसको मेरे ख्याल से हमारा विरोध नहीं है, केवल जो उसकी वजह से आरटीआई एक्ट में ये जो एक संशोधन किया जा रहा है 81J का। हालांकि 81J अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल है और फिर इसका क्लियर मुझे लगता है कि यदि डेफिनेशन में कमी है तो फिर अमेंडमेंट के थ्रू इसको डिफाइन भी किया जा सकता है। भाई सेक्शन 2 को क्यों ना अमेंड किया जाए कि डिफाइन कर दिया जाए आरटी एक्ट में कि पर्सनल क्या है, प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, कॉन्फिडेंशियल क्या है, सेंसिटिव पर्सनल क्या है। तो ये यदि डिफाइन किया जाए, जो कि किया भी है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन हमको डीपीडीपी एक्ट में मिल जाता है जो आरटीआई एक्ट में नहीं थी, तो वो चीजें कर दिया गया। दूसरा जो ऑब्जेक्शन है हमारा, जो मुझे लगता है आरटीआई एप्लीकेंट्स का, वो है ओवर राइडिंग इफेक्ट। कि जो ओवर राइडिंग इफेक्ट है जो किया है संसद ने वो तो सही है कि भाई जब नया कानून जब आता है दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रीवियस एक्ट, और इसलिए डीपीडीपी एक्ट का फिर ओवर राइडिंग इफेक्ट कर दिया गया है। लेकिन फिर इससे जो आरटीआई का जो ओवर राइडिंग इफेक्ट है वो माइल्ड हो जाता है और फिर जो एक सर्वोपरि जो स्थान दिया गया था आरटीआई एक्ट को वो डाइल्यूट हो गया है। एक तो पहली सूचना आयुक्तों का कार्यकाल भी 5 साल की जगह 3 साल कर दिया। दूसरे भी कुछ चेंजेस 2019 में किए गए, वो अमेंडमेंट्स ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज है और अभी तक उसमें निर्णय हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आता है कि नहीं आता, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल लगा दिए। 2009 का जजमेंट 2019 में आया सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में। तो इस तरह से, और फिर ट्रांसपेरेंसी की क्या हालत है ये किसी से छुपा नहीं है। केवल ये 12% लोगों ने बस अपने जजेस ने संपत्ति डिक्लेयर की है। और जब से जस्टिस यशवंत शर्मा के घर से जो जले हुए नोट्स मिले हैं 15 करोड़ के लगभग, उसके बाद ये अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, केवल ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसे पूरी जुडिशियरी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ट्रांसपेरेंसी की यदि हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी ओवरऑल जो है ये बहुत ज्यादा पीछे है और उसकी वजह से जुडिशियरी भी इसमें कुछ नहीं कर रही है। सरकार भी कॉन्फ्रोंटेशन अपने तरफ से कर रही है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी कॉन्फ्रोंटेशन एक तरह से हो गया है। ड्राफ्ट भी जो आए 3-4 बार, जो ड्राफ्ट आया 2019 का बिल आया, 2021 का बिल आया, 2022 का आया, उसके बाद 2023 का डीपीडीपी बिल आया, ये तीनों चारों जो है फिर अचानक सडनली ड्राफ्ट चेंज कर दिया गया। तो जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी ने जो ड्राफ्ट प्रस्तावित किया था, हो सकता है नया ड्राफ्ट ज्यादा अच्छा हो, मे बी इट इज मॉडल ऑन द जीडीपीआर। बाकी सभी देशों में प्राइवेसी के कानून है और जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो यूरोप पर है, यूरोपियन यूनियन, तो ईयू
कंट्रीज ने भी उसको लागू किया है, और भारत में इसके लिए कोई कानून नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई दिस इज नॉट ए लीगल राइट, और इसको भी लीगल राइट बनाया जाए। तो लीगल राइट जो आ रहा है, इसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, खास करके डाटा फिड्यूशियरी, सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशियरी, क्योंकि आप देखिए 50% से ज्यादा यूजर तो इंडिया के हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो। तो फिर वो इंडिया को जो बाईपास करके वो लोग जो कर रहे थे इस तरह की चीजें, तो इसकी वजह से हमारे भारतीय ग्राहकों का या भारतीय जो डाटा प्रिंसिपल है, भारतीय जनता है, इनके हित प्रभावित हो रहे थे। और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी आरटीआई की जद में आ जाएंगी, क्योंकि आप देखिए इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो इन पर भी लागू हो जाएगा। तो इसलिए डीपीडीपी एक्ट बिल्कुल स्वागत योग्य है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो 44(3) जो इसमें किया गया है, जिसे आरटीआई में संशोधन किया, ऑब्जेक्शन केवल उसको लेके है। और दूसरा जो ओवर राइडिंग इफेक्ट, तो ये जो प्रावधान है, ये मुझे लगता है कि इसको ठीक से रिजॉल्व किया जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे सुओ मोटो संसद के कानून को तो खैर वो करेंगे नहीं, लेकिन और किसी तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की जो अवस्था है, क्योंकि देखो एक्ट तो लागू होने वाला है। अश्विनी वैष्णव जो है मेटी, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 1.5-2 महीने में लागू हो जाएगा। और ये जो रूल्स है ये भी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। तो अब ये लागू होना है और डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनने वाला है। और फिर यदि हम डेटरेंट इफेक्ट की बात करें, तो आप देखिए यहाँ तो 25,000 पेनल्टी की बात हो रही है, वहां पे 250 करोड़ की पेनल्टी की बात है। तो पीआईओ जो है, फिर वो दिखती बात है कि वो आरटीआई छोड़ के वो प्राइवेसी के फेवर में ज्यादा होंगे। प्राइवेसी भी एक इम्पोर्टेंट राइट है, और जैसे अभी आरटीआई एक्टिविस्ट है, तो वैसे प्राइवेसी एक्टिविस्ट भी फ्यूचर में इंडिया में बनेंगे। दिस आई कैन विजुअलाइज, ये होने वाला है। तो प्राइवेसी को भी हम रोक नहीं सकते, वो भी एक फंडामेंटल राइट है, इट इज ऑल्सो इन पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन ठक्कर जी, ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को ठक्कर जी, ठीक किया जाए एक्ट में। ठक्कर जी, हाँ जी। ठक्कर ये हाँ कह जी। रहा था, आपने सही हाँ। पॉइंट पकड़ा है कि आरटीआई वाले में 25,000 ही जुर्माना लगता है, तो कमाई का हाँ। जरिए इसमें कम रहेगा, उसमें 250 करोड़ वाला अच्छा, है। 25,000 को जुर्माने पेनल्टी को भी कोई मानते नहीं है, वही लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार रहे। 25,000 इज लाइक पीनट्स। वो तो सीधा बोलते थे कि भाई पेनल्टी कर देंगे, सूचना आयुक्त के मुंह पे मार देंगे 25,000 रुपए, लेकिन हम सूचना नहीं देंगे। ये हालत है, बताइए भ्रष्टाचार करने वालों की। तो इसमें कैसे मतलब डेटर एंड इफेक्ट तो खत्म ही हो गया, फिर क्या किया जाए। तो ये बड़ा मतलब चिंतनीय विषय है, और मुझे लगता है कि बाकी स्पीकर्स भी इस पर अपना वक्तव्य देंगे। धन्यवाद। ठीक जी है जी। सर, आपने ये कहते हैं कि बोलो मैंने 5 करोड़ कर रखा है तो 25,000 क्या ले ले, 25,000 में क्या जाएगा भाई? 5 करोड़ तो मेरे को पूरी लाइफ में देवेंद्र सैलरी नहीं मिलेगी। देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी अब इस पर अपने विचार रखेंगे। देवेंद्र जी, आप क्या समझ पाए हैं पूरे मामले को? सर, मेरा थोड़ा सा इसमें दो बातें हैं। मेरा दो बातें ये हैं कि कुछ हिस्से जायज हैं और कुछ हिस्से नाजायज हैं। विरोध करने का समय जब दौर था, तब हमने जितना हो सका विरोध किया। कुछ चीजों को जानते हुए भी विरोध किया, क्योंकि वो समय की मांग थी। लेकिन कुछ चीजों को हमें समझने की जरूरत है। हम लोग एक्चुअली लॉ को नहीं पढ़े हैं, लॉ को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। मैंने बकायदा उसी समय जब ये एक्ट आया, मैंने एक्ट की किताब भी ले ली, सारी चीजों को लिया, सारी चीजों को इंटरप्रिटेट किया। कुछ मामले आए मेरे सामने, उन मामलों पर भी मैंने उपयोग करके देख लिया, और कुछ चीजें अब मेरे को पहले से ज्यादा स्पष्ट है। तो अगर आपकी अनुमति होगी तो 5 मिनट बस लूंगा, अगर आप 5 मिनट देंगे तो मैं नहीं नहीं, उसको। बिल्कुल, आज 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 का दिन आप लोगों के लिए ही समर्पित है। 5 नहीं, आप 10 मिनट लीजिए। जी, थैंक यू सर। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर ले रहा हूं सर। हाँ ठीक है ना, करिए। सर, स्क्रीन शेयर आया? आ गया सर। सर, आपको लगेगा मैं पुरानी बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन मैं पुरानी बात को नहीं दोहराऊंगा, आप लोग समझिएगा। ये डीपीडीपी एक्ट जो राजपत्रित प्रकाशित हुआ है, इसमें पर्सनल की परिभाषा दी गई है, जो कि पहले भी हमारे सारे साथी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअल, हिंदू, यूनिवर्सिटी, फैमिली, कंपनी, फॉर्म्स, एसोसिएशन, स्टेट्स, सभी जो है पर्सन कहलाते हैं। लेकिन
पर्सनल डेटा जो है, सभी ये जितने भी पर्सन हैं इन सभी का डेटा नहीं है। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जो इसका सब क्लॉज 2T बोलता है पर्सनल डेटा, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। हाँ, इसमें लिखा हुआ है पर्सनल डेटा मीन्स एनी डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल्स हु इज द आइडेंटिफाइबल बाय और इन द रिलेशन टू सच डेटा। तो इसमें यहां पर वर्ड लिया गया है मीन्स एनी डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स अगर आप पर्सन के में देखेंगे तो 2S के जो सब क्लॉज एन इंडिविजुअल्स है, ये वह है। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि पर्सनल डेटा, दैट मीन्स ये सारे लोगों के डेटा जो इसमें 7 बिंदुओं पर लिखे हुए हैं, इन सबके डेटा पर्सनल डेटा है। तो सबके डेटा पर्सनल डेटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के डेटा पर्सनल डेटा है। अर्थात एक लाइव पर्सन, एक ह्यूमन। मतलब आपका कुछ पर्सनल हो सकता है, किसी कंपनी का कुछ पर्सनल नहीं हो सकता, किसी फर्म का कुछ पर्सनल नहीं हो सकता, क्योंकि वो जब किसी लॉ के अंदर में आएंगे, किसी लॉ वर्क के अंदर में आ रहे हैं और वो कुछ अपने डेटा अगर साझा कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ में, तो उसको गवर्नमेंट्स ने पर्सनल डेटा नहीं माना है। गवर्नमेंट्स ने उसको पर्सनल डेटा माना है जो डेटा किसी ह्यूमन का है, किसी लाइव पर्सन का है, जिसको इंडिविजुअल्स कहा जाता है। उस इंडिविजुअल्स के डेटा पर्सनल डेटा होंगे। तो एक जो हमारे बीच का जो भ्रम है, मैं उस भ्रम को दूर करना चाह रहा था कि हम सभी कंपनी को, फर्म को, बल्कि ये पहले से ज्यादा बेटर हो गया हमारे लिए। इसको इस तरीके से आप समझिए कि पहले 8(1)J में हमको बोला जाता था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, और पर्सनल इंफॉर्मेशन की कोई परिभाषा हमारे पास नहीं थी। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम ये समझते थे कि जो भी व्यक्ति है उनकी सबकी इंफॉर्मेशन जो है पर्सनल मानी जा सकती थी। लेकिन अब जो है इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया है कि सिर्फ इंडिविजुअल्स एक। तो ये थोड़ा सा अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा इसलिए है कि काफी सारी भ्रष्टाचार इसके कारण से होंगे और अधिकारी वर्ग हमें इसके आधार पर डेटा देने से मना करेंगे। जैसे इस बात को और समझ लेते हैं कि डेटा किसको बोल रहा है, डिजिटल पर्सनल डेटा। द मीन्स द पर्सनल डेटा इज द डिजिटल फॉर्म। जो डिजिटल फॉर्म पे, जो डिजिटल फॉर्म पे नहीं है, उस पर ये कानून अप्लाइड नहीं होता, सिर्फ इस कारण से कि वो पर्सनल डेटा है। अगर कोई पर्सनल डेटा का अमेंडमेंट का इसका आधार ले रहा है, तो वहां पर इसके एक्ट के जो परिभाषाएं हैं उसको भी उसको समझना पड़ेगा। अब इस बात को और अच्छे से ब्रीफ को और मजबूती से कर लेते हैं। इस नहीं, ये पर्सनल बताइए। डेटा का जो एक मिनट लग जाए। नहीं, मैं जो ये कह रहा पर्सनल कि डेटा का जो आप कॉन्सेप्ट है, जो उसकी प्रिलिमिनरी है। देवेन जी, एक क्रॉस जी क्वेश्चन है इसमें कि जैसे आपने कहा जो डिजिटल है ना, तो जी डिजिटल तो आजकल हर कागज डिजिटल रहता है। किसी को स्कैन करके दे दिया, बोले ये भी डिजिटल हो गया, तो इस आधार पर वो डिनाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, इस कारण से डिनाई नहीं कर सकते। वो जो डेटा है वो किसी इंडिविजुअल का डेटा होना चाहिए। अगर वो वो ठीक किसी है। लाइव पर्सन का डेटा है, इंडिविजुअल डेटा है, तो उसको इस आधार पर डिनाई कर सकते हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी नहीं बात सर, ये ऐसा है। नहीं है, हर चीज को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं देखिए तो देवेंद्र जी, यहाँ लफड़ा हो रहा है। 2T में सर मैं बोला थोड़ा सा है। एक बार ब्रीफ कर डिजिटल में दूंगा। कन्वर्ट कर देंगे। सर मुझे सिर्फ हाँ हाँ, 5 मिनट बोलिएगा दीजिए, मैं बोलिएगा, अभी आप मैं लोगों थोड़ा को। आपको पॉइंट बता देता हूँ। नहीं सर, पॉइंट 5 मिनट दीजिए, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैंने इसीलिए ठीक पांच है, मिनट बोलिए बोला बोलिए आप लोगों बोलिए को। बोलिए। जी। तो इस एक्ट की जो प्रारंभिक है, प्रारंभिक कॉन्सेप्ट को इसने क्लियर किया है। एन एक्ट द प्रोवाइड द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा इन अ मैनर दैट द रिकॉग्नाइजेशन बोथ द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा। आपको जो इस पूरा का पूरा एक्ट है, हर एक्ट की जो उद्देश्य होती है, जो उसकी प्रारंभिकता होती है, वही उस एक्ट की असल जान होती है, असल उसका अर्थ होता है। और इसका असल अर्थ यही है कि जो राइट ऑफ इंडिविजुअल्स है, मतलब जो हम सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके राइट्स की बात कही है उसने इस डेटा प्रोटेक्शन के जरिए से। तो एक बात मैं अपनी एक्ट के अंदर की जो भ्रांति थी उसको दूर कर दिया। अब दूसरी भ्रांति मैं आपको और दूर कर देता हूं। मैंने ये डेटा आज से इस विषय पर 1 साल पहले, 6 महीने पहले काम किया था, और इस पर मैंने कुछ डेटा को आप लोगों के लिए निकाला था। जैसे कि व्यक्तिगत शब्द की परिभाषा जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के 6ठे संस्करण से ली गई है, उसके अंदर में कौन कौन सी चीजें व्यक्तिगत परिभाषा के अंदर आती हैं, कौन सी चीजें शब्द का उपयोग का अर्थ क्या है। तो मैं आप लोगों को इसके जरिए से, सुप्रीम कोर्ट के और कई सारे निर्णय हैं हमारे पास, जिसके जरिए से मैं आप लोगों को 2 चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर हम व्यक्ति, इंडिविजुअल्स को अगर हम समझ रहे हैं, तो व्यक्ति शब्द का व्यापक रूप से मतलब यही है
कि व्यक्तिगत मानवों के साथ साथ में व्यक्ति के समूह को भी शामिल कर सकता है। ये छिटपुट संस्थाओं या निजी व्यक्तिगत कंपनियों पर लागू हो सकता है, लेकिन वो कब लागू होगा, जब उसको पूरी पर्सन की परिभाषा में पढ़ा जाएगा। इसी विषय पर जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और कुछ बाहर के कोर्टों के निर्णय आ चुके हैं। उन कोर्टों के निर्णय को भी मैंने रेफरेंस लेते हुए अपने अपील में मैंने यूज किया था जीएसटी डिपार्टमेंट में। वो अच्छी तरह मेरी बात को समझ गए थे। वो बात अलग है कि उन्होंने जलेबी वाला निर्णय दिया, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए था, मैंने उसको तैयार करके दिया था। एक ऑर्डर था, जजमेंट था, क्योंकि अमेरिका में जो है इसके लिए अलग डिक्शनरी है। वहां पर इंडिविजुअल्स के इंफॉर्मेशन के रोक के लिए ऑलरेडी एक कानून है, जो मैंने चैट जीपीटी से निकाला था और फिर मैंने उसको सर्च भी किया था गूगल पे। वो मुझे मिला था एग्जैक्टली जो बात चैट जीपीटी की थी, वो बात मैंने एग्जैक्टली वहां पे पाई भी थी। कहा गया डिसीजन में, इसमें ये जो है वेबस्टर डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दोनों को मैंने ले लिया था इसमें डेटा में। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो था व्यक्तिगत शब्द के उपयोग के लिए कंपनियों के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह शब्द सामान्यतः व्यक्तियों के लिए संदर्भित करता है। ये ऑलरेडी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। न्यायालय ने यह भी कहा हुआ है कि व्यक्तिगत शब्द उसका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आशीष जी जो आप बात उठा रहे थे, वो आप बात इसके अंदर में अब रख सकते हैं। हाँ, मेरा कहना है इसमें, जो मेरा ऑब्जेक्शन है, हम लोग अपना समस्या क्या होता है देवेंद्र जी, हम लोग इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर लेते हैं, इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं अपना हिसाब से, अपना सोच के हिसाब से। लेकिन लेमैन व्यू अब देखिए, सेक्शन 2S में बोला है पर्सन कौन कौन होता है, और सेक्शन 2T में बोला है पर्सनल डाटा मीन्स, यहाँ डाटा और इंफॉर्मेशन सेम वर्ड है। डाटा बोलिए, इंफॉर्मेशन बोलिए, जो भी बोलिए। पर्सनल डाटा मीन्स एनी डाटा अबाउट एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल, तो इसके लिए 2T और 2S में तो कॉन्ट्रडिक्शन होता है। क्या के लिए पर्सन का जो मीनिंग होता है वो ह्यूमन बीइंग होगा, स्टेट नहीं होगा। इसी बात पर जो मैंने अभी आप लोगों को जो जजमेंट दिखाया हुआ है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन का, जो ऑन स्क्रीन है, और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो इसी बात पर था कि व्यक्तिगत शब्द का उपयोग कंपनियों के लिए नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ हाँ, यही बात है। यहाँ कंपनियों को उसने पर्सन माना है, लेकिन उनके जो जानकारी है उसको पर्सनल नहीं माना है। हाँ, तो अभी हाँ वही हम बोल रहे हैं यहाँ। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। दूसरी बात देखिए, सेक्शन 2H में क्या बोल रहा है, डाटा मीन्स, डाटा का डेफिनेशन क्या है, डाटा मीन्स ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, ओपिनियंस और इंस्ट्रक्शन इन ए मैनर suitable for communication, interpretation or processing by human beings or by automated means। यह है डाटा का मतलब। डाटा ये बता रहे हैं, डीपीडीपीआर बता रहा है। उसका बाद आप देखिए, डेटा मतलब जो डिजिटल फॉर्म पे है वो डेटा है। कहाँ लिखा है, कहाँ आप सेक्शन बताइए, सेक्शन बताइए ना सर, सेक्शन बताइए सर। सेक्शन 2N। 2N, एक सेकेंड। डेटा, डिजिटल पर्सनल डाटा मीन्स पर्सनल डाटा इन डिजिटल फॉर्म। अच्छा, यहाँ बोला डिजिटल फॉर्म। और H में क्या बोला, 2H में क्या बोला, हम किसको ले? 2S में बोला है इंडिविजुअल और 2T में बोला है पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा मीन्स डेटा एन। अब वो मीनिंग, आप नहीं नहीं सर, हम मीनिंग हमको समझ में आया। हमारा सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, 2N में बोल रहा है डिजिटल पर्सनल डाटा मीन्स पर्सनल डाटा इन डिजिटल फॉर्म। तब मतलब ऑफलाइन जो है, जो हार्ड कॉपी में है, वो नहीं आ रहा है 2N में जी, वो नहीं आ रहा है। अच्छा, एक नंबर। दूसरा बात देखिए, डाटा मेरे पास डेटा है, ऑनलाइन कर दूंगा सारे को, तो क्या करूंगा? एक सेकंड रुकिए, कंप्लीट हो जाएगा तो बोलिएगा, नहीं तो मतलब छंद टूट जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2H में डाटा का जो मीनिंग बोला है वो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है सेक्शन N के साथ, 2N के साथ। उसका बाद इसलिए खत्म हो जा रहा है सर, क्योंकि जो इसकी जो प्रिलिमिनरी है, स्टार्टिंग है, वो स्टार्टिंग को इसने क्लियरिफाई कर दिया। यहाँ हम किसको ले, आप जो बोल रहे हैं प्रिलिमिनरी में क्लियर कर दिया लीजिए सर, प्रिलिमिनरी ना, तो सुनिए, यहाँ तो डिबेट होगा, यहाँ डिबेट होगा सर। काहे के लिए आप जो प्रिलिमिनरी बोल रहे हैं वही आपको बोलना चाहिए, पूरा एक्ट में बोलना चाहिए। आप एक जगह एक बात बोलेंगे, दूसरी जगह दूसरा बात बोलेंगे।
मैंने समझाने के लिए सिर्फ तीन परिभाषा का उपयोग किया है, नहीं नहीं 2N 2S और 2T। हाँ, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रडिक्शन सर कहाँ हो रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन तब होता है जब इसने बकायदा इंडिविजुअल्स को नहीं लिखा होता और इंडिविजुअल को परिभाषित नहीं किया होता। हाँ वो तो है, लेकिन टू हमारा जो संक्षेप में कहना है, सेक्शन 2H एंड सेक्शन 2N में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, जो लिखा है मैंने जो अभी आपको पढ़ के सुनाया। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है सेक्शन 2S में, जो है उसमें 3 4 5 6 7 को डिलीट करना चाहिए। सीधे बात, इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर्सन के हिसाब से माना जा सकता है, बाकी नहीं। पर्सनल डाटा, एक चीज आओ, ये पर्सनल डाटा में आ जाए। मान लीजिए व्हेन any data or information attracts larger public interest including sovereignty and law and order of the country, will it be disclosed upon demand? नहीं, सॉवरेनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा प्राइवेट डाटा के साथ। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं देवेंद्र जी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं कल रात में घर में बैठ के हमारा मिसेस के साथ बोम बनाने का सब टेक्निक डिस्कस कर रहा था। हमारा मकसद है 1 हफ्ते में बना के किसी का सिर पे फेंकेंगे। तो ये तो पर्सनल प्राइवेट डाटा हो गया, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो आप बोलिए सब हो गया। तो अगर मान लीजिए आपको पता चल गया, आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो आपको तो डिनाई हो जाएगा, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, लेकिन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें की सेक्शन 21 का हवाला देते हुए रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात को भी बोलता है, जो प्रिलिमिनरी ने इस बात को भी समझाया है कि ये लॉफुल पर्पस के लिए होगा। एक लॉफुल पर्पस वो चीजें होंगी जो किसी लॉ के अंदर में आती है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई वर्क करना है और वो मोबाइल कंपनी को आपको अपना आइडेंटिफिकेशन देना है, तो ये लॉफुल पर्पस। हम नहीं, वो मेरा सवाल नहीं है, आप रास्ता भटक रहे हैं, वो हम जानते हैं, वो हम सवाल नहीं है। मेरा सवाल है एनी इंफॉर्मेशन व्हिच अट्रैक्ट्स लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट including sovereignty and law and order of the country, will it be disclosable upon demand or not? If not, it is unconstitutional. देखिए, देश का हित का कोई भी आयोग और कोर्ट, ये दो लोग ही रहेंगे जो इस बात को डिफाइन करेंगे। नहीं, कोर्ट का अगर डिफाइन करेंगे तो कोर्ट और पुलिस अगर डिफाइन करने के इतना काबिल होता तो इतना करप्शन नहीं होता। हमारा पास खबर है फलाना आदमी फलाना ऑफिस में बैठ के रिश्वत लेता है, उसका जो संपत्ति एक सेकंड देवेंद्र जी, आ रहा हूँ मैं, हमको कंप्लीट करने दीजिए, नहीं तो किसको कुछ सुनाई नहीं देगा दोनों एक साथ बोलने से। क्या एक होगा? काम कर लीजिए आशीष नारायण जी, थोड़ा होल्ड करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कार्यक्रम में और भी हमारे लोग केएम भाई हैं कानपुर से, भी अपने विचार में रखेंगे, उनको भी सुने। केएम एक मिनट बस कंक्लूड कर देता हूँ। हाँ, श्री रोहित त्रिपाठी जी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हाँ, लखनऊ से। बोलिए देवेंद्र जी, कंप्लीट कर लीजिए जी। हाँ, कंक्लूजन मेरा जो है 1 मिनट का जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि आप इंडिविजुअल डेटा का उपयोग सिर्फ डिमांड तभी कीजिए जब वो 41B के अंदर में आ रहे हैं। जैसे अगर आप कोई सब्सिडी या किसी तरीके की चीजों के अंदर में जा रहे हैं, किसी चीजों का या किन किन चीजों को बेनिफिशरीज है उनकी जानकारी लेने जा रहे हैं, तो वो अभी भी आपके ऊपर अप्लाइड होंगी, क्योंकि छूट के दायरे में 81J आता है, ना कि 41B आता है। तो 81J का दायरा अलग है और 41B का दायरा अलग है। जो चीज डिस्क्लोज के लिए है उसको वो डिस्क्लोजर के छूट पर नहीं लेके जा सकते हैं, तो वहां पर आपको इंडिविजुअल्स के इंफॉर्मेशन मिलेंगे। ठीक है, मेरा अपना जो कंक्लूजन है इसके अंदर में। दूसरा ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति के ऐसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जो 41B के अंदर में नहीं आते, तो निश्चित तौर पर वो आपको डिजिटल डेटा के रूप में अगर होगा तो देने से मना किया जा सकता है। हार्ड कॉपी के रूप में ये देने से मना करना है कि नहीं करना है, उसका आधार सिर्फ ये है कि यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात की गई है और इंफॉर्मेशन की परिभाषा एक्ट के अंदर में परिभाषित है। तो अब यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन का मीन्स यहाँ पर इस तरीके से भी माना जा सकता है और समझा जा सकता है कि एनी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है जो एन इंडिविजुअल्स की है, जो किसी व्यक्ति की है। तो इस तरीके से ये भी एक इंटरप्रिटेशन की स्थिति जनरेट होगी। और जो मेरा तीसरा और आखिरी कंक्लूजन है वो ये है कि जब डीपीडीपी बिल का डेटा आया था, वो आया था जब ड्राफ्ट आया था, ड्राफ्ट बिल आया था, तो ड्राफ्ट बिल के अंदर में अमेंडमेंट नंबर 30 के अंदर में क्लॉज ए और क्लॉज बी बनाया गया। क्लॉज ए के अंदर में 81J को लिखा गया था और क्लॉज बी के अंदर में प्रोविजो को लिखा गया था, जिसको ओमिटेड करने की बात शुरू में ही कर ली गई। लेकिन
जब इन्होंने एक्ट को पारित किया, एक्ट को पारित करते समय इन्होंने अल्प विराम के साथ में इसको भी वो कर दिया, और इस बात की व्याख्या मैं यही मान के चल रहा था कि प्रोविजो अलाउड है। लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले जो संसद में जो लेटर जारी किया गया है वैष्णव जी के द्वारा या किसी के भी द्वारा, उसमें उन्होंने उस प्रोविजो को भी उसके दायरे में ले लिया। तो मेरा चैलेंज अगर सुप्रीम कोर्ट जाने का होगा तो मेरा चैलेंज सिर्फ इस आधार पर होना चाहिए कि क्या हमारे राइट्स को इस तरीके से हटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। अगर आपको पर्सनल डेटा का प्रोटेक्शन करना भी था तो हमारे अधिकारों को यहाँ पे छीना गया है, जो कि मैं जस्टिफाइड नहीं मानता, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इस आधार पर ही कोई राहत मिलेगी। अनदर इस एक्ट में जिस तरीके के प्रोविजंस हैं, जितना मेरी समझ है, मेरे को नहीं लगता कि हमको अब बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली है। इसलिए हमारा पूरा फोकस सिर्फ उस प्रोविजो के तरफ होना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ हमारा एक तो सेंटेंस है देवेंद्र जी, सेक्शन 81J is sufficient to protect the personal information. Number one. Number two, any information which attracts sovereignty and law and order of the country must be disclosed. In number point, tell me one thing. Does our constitution empower lawmakers to supplant Article 19 by Article 21? Article 21 से जो कुतुस्वामी केस में एपेक्स कोर्ट ने बताया, आर्टिकल 29 से आप आर्टिकल 19 को हटा सकते हैं? ये कहाँ लिखा है? कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पावर देता है? अच्छा, उसके बाद देखिए डीपीडीपी एक्ट सरासर आर्टिकल 19(1)(a) को मतलब डिनाई कर रहा है, इसलिए ये वायलेशन ऑफ द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसीलिए इसको मैं अपोज करता हूं। 44(3) खाली नहीं है, 38(1)(2) देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है। हम लोग व्याख्या बना लेते हैं अपना हिसाब से, ऐसा होता है। आप देखिए देवेंद्र जी, आरटीआई एक्ट derives its power from Article 19. There might be any other statutory law, but RTI Act is the mother of all statutory laws because it directly derives power from Article 19. तो इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट सबका ऊपर होगा, सब स्टैट्यूटरी लॉ का ऊपर होना चाहिए। या कल एक नया कानून आएगा, वो बोल देगा इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, तो पिछले वाला या तो सेक्शन 22 आरटीआई एक्ट मर गया। 38(2) डीपीडीपी एक्ट जो बोल रहा है, इसका हिसाब से सेक्शन 22 आरटीआई एक्ट खत्म हो गया। ये हम मानने के लिए तैयार नहीं है। यस सर, बोलिए सर। मैं दो बातें इसमें बोलूंगा। पहली बात यह है कि सर, जब किसी एक्ट में किसी अमेंडमेंट को लाया जाता है, किसी एक्ट के अंदर दूसरे एक्ट के लिए अमेंडमेंट दिया जाता है, तो उसके लिए स्टैच्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन एकदम क्लियर है कि वो सिर्फ उतने हिस्से पर लागू होगा, ना कि पूरे एक्ट पर लागू होगा। उसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट ये जरूर होता है जब दोनों चीजों की तुलना की जाती है। उन दोनों कोई ऐसी परिस्थिति कोर्ट के सामने आती है कि दोनों एक्ट को उसको वो देखना है, तब वो उसको प्रभावी मानता है। ये ओवरराइडिंग का मतलब होता है। सेकेंड नंबर की बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हमें प्रोविजो मिल जाता है, हम अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपने प्रोविजो के राइट्स पर लड़ने के लिए, तो प्रोविजो यही बोलता है कि जो विधायक और सांसद को पूछने का हक है वो एक नागरिक को भी होगा। तो इतना हमारे लिए पर्याप्त होगा सर। हमको बाकी पूरे एक्ट की अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अगर हम इस प्रोविजो को वापस अलाउड करवा लेते हैं, जिसका कारण भी रीजनेबल हमारे पास अवेलेबल है, तो हम ये जो प्रोविजो को करवा लेते हैं, हमको इससे ज्यादा जानना भी नहीं है। जो विधायक जान सकता है, जो सांसद जान सकता है, वो कोई भी नागरिक जान सकता है। इतना ही राइट चाहिए हमको, इससे ज्यादा राइट नहीं चाहिए। मैं वही पॉइंट पे आ रहा था कुछ देर बाद, तब तक ठाकुर साहब इतना हमारे लिए प्रोविजो पर्याप्त होगा। राइट। आई एम एग्री विद यू सर, आई एम टोटली एग्री विद यू। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर। हेलो सर, 2 मिनट जोड़ना चाहूंगा। देखो सर, बात बेसिकली ये है कि जब आरटीआई एक्ट आया तो ट्रांसपेरेंसी के लिए आया था, उसका ऑब्जेक्टिव था, आप बता रहे थे ऑब्जेक्टिव सिर्फ उसका ट्रांसपेरेंसी का। जब जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंसी था और उसको ही आज 20 साल हो गए, 19 साल हो गए, सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, 41B की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और एक साइड में कहते कि 41B आपको 120 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया? भाई डिजिटल फॉर्म में हो गया ना सर। इसका मैं एक लाइन पे आपको जवाब दे देता हूँ। डिजिटल मत करो आप सर, मैं आपको एक लाइन पे जवाब दे देता हूँ आरटीआई एक्ट का।
आरटीआई एक्ट जो है पब्लिक अथॉरिटी की ट्रांसपेरेंसी के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आया था, ना कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आया था। अगर इसी के लिए आया होता तो 81J में इतने सारे दायरे नहीं होते। धन्यवाद। नहीं, वो तो सर उसमें डिफाइन किया हुआ है ना, लेकिन बस दूसरी बात पर्टिकुलर मेरे कहने का मतलब ये है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्टिव ले आया था वही अभी तक फुलफिल नहीं हुआ, ये तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट में ही एक्ट तो बिल्कुल, ये तो सर उसका against। और दूसरी बात सर, अगेंस्ट में इस कारण से है क्योंकि ये जो है कुछ चीजों को जानबूझकर बदमाशी की गई है इस एक्ट में, जो मतलब परिभाषाओं में चाहते तो ये इंडिविजुअल की परिभाषा यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझकर इंडिविजुअल की परिभाषा नहीं लिखी। इन्होंने क्लेरिफिकेशन जो दिया उसमें इन्होंने गलती की। तीसरी गलती इन्होंने क्या की कि जो इन्होंने ड्राफ्ट बिल दिया और एक्ट में अमेंडमेंट लाया उसमें इन्होंने गलती कर दी, और इस गलती का लाभ हम ले सकते हैं कोर्ट में। तो जो लाभ ले सकते हैं आसानी से, पहले हमको उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। बाकी चीजों पर अभी बात करने का इसलिए कोई आधार नहीं बनता है क्योंकि हम अभी तक इस एक्ट से कहीं पे पीड़ित नहीं हुए हैं। क्योंकि मेरी जब वकील साहब से बात हो रही थी वो सीधी सी बात बोल रहे थे कि हम पीड़ित कैसे हुए, पहले तो ये जस्टिफाइड करो, तब तो कोर्ट सुनेगा। अभी हम पीड़ित ही नहीं है, सिर्फ हम गॉसिप्स कर रहे हैं, इशूज जनरेट कर रहे हैं। तो हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि एक्ट पास हो चुका है, अभी लागू हो चुका है। अब सिर्फ इसके नियम और रूल्स आ रहे हैं, और बहुत रूल्स सारे पे ऐसे इशूज हैं, है। जैसे बैकअप बोर्ड, जो अभी बैकअप बोर्ड का इशू चल रहा है उससे पीड़ित हो गए क्या क्या लोग बाग, वो तो अभी पास होने के लिए तो लोग बाग सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लोगों सर से ये कोई भी issue सुप्रीम नहीं था कोर्ट ही उसके ऊपर। जाएगा ये मामला, बस जाएगा कॉल लेके, इतनी ही देर है। हाँ, दूसरी बात सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हु इज द एमपी एंड एमएलए, एक छोटी डेफिनेशन बता दो। हेलो, जी सर। हु इज द एमपी एंड एमएलए, एमपी एमएलए कौन है सर? सर एमपी एमएलए हमारे सांसद और विधानसभा के मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। नहीं सर, मैं बताता हूँ सर, देखो, एक मिनट सर, एक मिनट लूंगा सर। जो जब कभी भी एक बड़ा समूह होता है ना, एक बड़ा समूह, तो एक बड़े समूह में लाखों लोग होते हैं, ठीक है, तो लाखों लोगों में से एक लोग चुना जाता है जो आपकी बात विधानसभा में रखे या संसद में रखे, वो हमारा एमएलए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो विधानसभा में बैठता है, जो हमने चुन के भेजा है, वो हमारी बात रखता है। वो बात अलग है कि वो हमारी बात नहीं रखता, हमारे अगेंस्ट बात करता है, लेकिन लीगली वो हमारी बात रखता है, हमारे फेवर की बात कर रहा है, लीगली ये उसका। और एमपी को भी हम चुन के भेजते हैं, ही इज आवर रिप्रेजेंटेटिव। हम 1000 लोग थोड़ी जा सकते हैं वहां पे, बताओ, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। आप 10 लोग है पर प्रेसिडेंट बनाते हो किसी चीज संस्था का, तो आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो देखेगा उस मैटर को, क्या सारे मेंबर कहीं जाके थोड़ी खड़े हो जाएंगे सर? बात आपका ठीक है नरेश जी, बात है चूंकि और तो हम दूसरी लोग बात सर, एक मिनट सर, मेरी बात एक मिनट क्लोज कर दूं। दूसरी बात ये है कि जब आरटीआई एक्ट में ये क्लियर लिखा है, द इंफॉर्मेशन शैल नॉट डिनाइड टू लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, द शैल नॉट डिनाइड टू पर्सन, तो इसका डायरेक्ट मीन क्या है? यानी कि वो जो व्यक्ति है पर्टिकुलर वेस के अंदर पार्लियामेंट में बैठा है, लेजिस्लेचर में बैठा है, वो भी तो क्या है, वो भी तो हमारा ही आदमी है, हमने तो उसको बैठाया है, वो भी तो हम ही तो है, हमारा हिस्सा है सर। वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, क्या हम लाख लोग जाकर बैठेंगे ना लेक्चर में, एक ही आदमी को तो बैठाएंगे आपका वहां पे? सवाल क्या है, घटना तो बोले देख नहीं आपका चलेगा। सवाल, सवाल बोलिए साहब। चलिए एक मिनट, अब आगे बढ़े। आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे इसमें। रोहित त्रिपाठी जी भी हैं हाई कोर्ट लखनऊ से। रोहित जी सुन पा रहे हैं? एडवोकेट हैं रोहित जी, बीच बीच में आते रहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं रोहित जी। चलिए रोहित जी, शायद टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। के एम भाई हैं कानपुर से। के एम भाई जी। जी भाई साहब जी, सभी हाँ को जी त्रिपाठी जी। जी, हाँ सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। सभी से हाँ एक रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी बहस में टाइम किल हो जाता है, कि हम लोग अगर इस पे बहस करेंगे कि पीएम कौन और सांसद और विधायक पर, तो बहुत छोटी टाइम में लगता है और इसमें टाइम बहुत किल होता है, तो अननेसेसरी बहस ना हो इस पे। दूसरी चीज ये थी, हेलो, हाँ हाँ हाँ, आपकी बोलिए। आवाज सुनाई दे रही है। हाँ हाँ, ये सब छोटी छोटी चीजों में टाइम खींच जाता है। एक छोटा उदाहरण से मैं समझा सकता हूँ। आवास विकास परिषद से एक जानकारी
चाहिए थी, सामने है। उसके लोक सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी जो थे, उन्होंने कहा कि भाई जो है 8 जेल से व्यक्ति की सूचना नहीं की जा सकती। हेलो। हाँ, सुनाई दे रही है आपकी आवाज, बताइए। आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, देखिएगा नेटवर्क साथ कुछ गड़बड़ है। तो आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है त्रिपाठी जी, आपको नेटवर्क में आना पड़ेगा। तब तक केएम भाई को सुन लेते हैं। राज तिवारी जी भी कार्यक्रम में, राज तिवारी जी। हाँ रोहित जी, अब आपकी आवाज, नेटवर्क सही है आपका? हाँ, तो सही समझ में आ रहा है, बोलें। लगता है कि नेटवर्क इशू सबको आ रहे हैं क्या? अशोक आपकी श्रीवास्तव आवाज आ हैं। रही है भाई साहब, और किसी की नहीं आ रही है हाँ, आवाज, आपकी आवाज हाँ, आ रही हाँ। है। अशोक श्रीवास्तव जी हैं, MKN न्यूज मनेन्द्रगढ़ से। अशोक श्रीवास्तव जी, आप लोग न्यूज चैनल से हैं। हेलो। डीपीडीपी एक्ट का ये आप लोगों प्लेटफॉर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ जानकारी है आपको? हाँ रोहित जी, बताइए। क्या आपके उसमें नहीं आ रही आवाज? हाँ रोहित जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलें। वो डिब्बी हिम्मती हाँ, कभी कभी कुछ दिक्कत हो रही है आपकी आवाज में, तो आप लोग थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में बैठा करें और अपना वीडियो ऑन कर लें। राज तिवारी जी। जी शिवानंद जी, सबको नमस्कार। हाँ, हाँ जी, नमस्कार। जी सर, मेरा तो इतना मानना है कि कानून बना लो, एक्ट बना लो, नए बदलाव कर लो, संशोधन कर लो, सब काम कर लो, लेकिन बात वही है ना कि समय पे जानकारी सूचना कैसे मिलेगी, न्याय कैसे मिलेगा। स्थिति ऐसी है कि कितने भी संशोधन कर ले सर, आयोग में 2 से 3 साल लगने हैं उसमें जानकारी मिलने में, और वो भी वहां से मना कर देते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट जाना पड़ता है, हाईकोर्ट से फिर डिसीजन होते हैं, तो 4 से 5 साल तो ऐसे ही लग जाते हैं। उसके बाद जो कार्यकर्ता है या आवेदन करता है, उसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो तो वैसे ही खत्म हो जानी है उसके टाइम पे। 5 साल तक कौन इंतजार करेगा उसका सूचना का। तो मुख्य बात तो सर यही है कि कानून तो है उसके लिए, लेकिन उसके उसके न्याय कैसे मिलेगा उससे, न्याय तो मिल ही नहीं पा रहा उससे। तो बात यही है, उसका दुरुपयोग उपयोग की सब बातें करते हैं, सबको 2 4 साल 5 साल तो लगते ही हैं सब। तो बात यही है कि मुख्य बात यही है सर कि उसके लिए हमें सूचना मिलना भी तो जरूरी है। सूचना मिल ही नहीं रही। कोई कह रहा है कि संसद और सांसद और विधायक को जानकारी मिल जाती है, उनको तो हाल क्या मिल जाती है, वो एक्शन ले लेते हैं उस बात के लिए। हमें मिल रही है जानकारी 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो एक आम कार्यकर्ता या कैसे कोई उसके भ्रष्टाचार या किसी के खिलाफ कोई पर्सनली ही काम है, वो कैसे एक्शन ले पाएगा वो। बात इतनी ही है सर। ठीक है सर, आपने कानून चलो, लाने से कुछ नहीं होता जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अरे अंदर उसका। जस्टिस बरीड, इसीलिए देर करता है इतना जस्टिस देने में। दूसरी बात, आशीष नारायण जी सही कह रहे हैं, जस्टिस कहाँ मिल रहा है सर। जस्टिस तो आजकल देखो 15 करोड़ 10 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। जिसके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से जस्टिस के लिए वो अप्लाई करेगा वो। जस्टिस तो जिसके पास पैसे नहीं है आम पब्लिक के लिए जस्टिस तो सर, नहीं है ना। डेली हम सुनते हैं किसी को 30 साल बाद न्याय मिला, किसी को 35 साल बाद न्याय मिला, वो 30 साल तक 15 साल तक जेल में रहा। जिसके पास पैसे नहीं है, कानून लड़ने की क्षमता नहीं है, वो सिर्फ सच के भरोसे बैठा हुआ, वो तो 30 साल का इंतजार करे जेल में, उसके बाद ही हाँ, न्याय की वो सोच सकता है। बाकी पास मतलब जिसके पास पैसे हैं 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, वो जाके तुरंत उसको आराम मिल रहा है और जस्टिस मिल रहा है उसको। कहाँ से मिलेगा जस्टिस आम आदमी को। हाँ, वो तो बात है। अरे सर क्या हो ये रहा है? एक सर, ये बात तो एक रिटायर्ड जज थे, ऑनरेबल जस्टिस, उसने भी कही थी। बोलो, जो जस्टिस है ना, जस्टिस कभी गरीब आदमी को नहीं मिलता। जिसके पास ज्यादा पैसा है, पावरफुल आदमी है, जजमेंट उसके फेवर में जाता है हमेशा, वही जीतता है हमेशा मैक्सिमम केसेस के अंदर। सर अभी इलाहाबाद ये जस्टिस वर्मा जी हैं, जिनके यहाँ पे वो केस कांड हुआ था, अभी उन्होंने बोला कि आप दिल्ली वाला ये खाली कर दो घर,
अपना बंगला, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे नहीं मेरे को तो दोनों घर चाहिए, एक इलाहाबाद में भी चाहिए और दिल्ली में भी चाहिए। तो ऐसी तो मेंटेलिटी है इनकी, कहाँ से ये जस्टिस के लिए, कहाँ आम जनता का ही पैसा है ना, वो तो आम जनता का पैसे तो दुरुपयोग करने, उनको पता है कि जनता तो सड़क पे आने वाली है नहीं हमारे खिलाफ में। अभी उपराष्ट्रपति जी ने भी बोल दिया कि मेरे खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है, लेकिन जज साहब के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, इनके लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं है। बस उन्होंने बोल दिया उसके नाम पर सिर्फ ट्रांसफर कर दिया आपने, सजा भैया सुनाने हमने की अपने जगह देश की आपने बोल दिया सरकारी ठीक है ऐसी इनका बना दी ट्रांसफर है कर कि देते वो हैं न्याय इसलिए। की देवी की आंख की पट्टियां जो है खींच ली है और बोल दिया है कि सबको अब एक बराबर मत देखो। पहले जैसे बिना देखे करना था निर्णय, अब ऐसा नहीं है। खैर पहले भी वैसा नहीं हो रहा था, आंख बांध के भी चल रहे थे। अब तो खुला बोल रही है सरकार कि आप तो आदमी देख देख के न्याय दो। बिल्कुल सर ऐसा ही है, क्योंकि आम आदमी को तुम दूसरे दिन गिरफ्तार कर लो, जिनके पास करोड़ों अरबों के घोटाले चल रहे हैं वो 10 10 साल 20 20 साल से बाहर घूम रहे हैं आराम से। तो एक कोई सिंगल मर्डर कर दे आदमी, या कोई रेप मर्डर का अटेम्प्ट भी कर दे, उसको तुरंत हाल पुलिस ले जाएगी पकड़ के। अभी पिछले टाइम ये कौन सांसद थे, उनको 34 साल बाद में उम्र कैद की सजा मिली है। तो उनके पास पैसा है, उनके पास पूरा सिस्टम है, वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं जो भी कर रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े तगड़े वकील हैं, सब उनको यूज कर रहे हैं उनका पैसे का अपना। तो अरे न्याय की साहब, उम्मीद कैसे जगाएंगे देश के अंदर। अरे अरे साहब, हमारे यहाँ के लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी तक बचे हुए हैं, उनके ऊपर तलवार लटक रही है, तो अभी बचा ही रही है कि उसको सरकार। तो बात यही है ना कि जिसके पास में पैसा है वो तो बचे जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो तो जेल में ही पड़ा हुआ है। अब बहुत सारे कितने ऐसे लोग हैं जो फर्जी केसों में जेल में डले हुए हैं, उनके पास नहीं है पैसा, नहीं है उनके पास में रिसोर्सेस के उनको बाहर निकाला जा सके। तो ये है कानून, ये तो सब बनते हैं, बन ही रहे हैं, लेकिन न्याय कहाँ मिल रहा है इनके बाद भी। अभी डीपीपी तो देख लो सर, आपको जान यदि आए सूचना यदि निकालने में भी इतना टाइम राज लगेगा। राज तिवारी जी और जो भी हमारे साथी यहाँ पर वीरेंद्र जी अभी कार्यक्रम में है, वो जुड़े रहेंगे। तो आप लोगों के यदि आरटीआई से भी जुड़े हुए कोई प्रश्न है तो आप लोग यहाँ पर उनसे शेयर कर सकते हैं ना। आप लोग सुचारू करिए मीटिंग जी। राज तिवारी जी। एक मिनट सर, ये बात तो स्टार्टिंग में ऑनरेबल राष्ट्रपति ने भी कहा थी कि ऐसे ऐसे केस है जिनको दो दो चार चार होती, फिर भी लोग पैसे के चक्कर में जेल में बंद है। सरकार को वो छोड़ना चाहिए, लेकिन उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। मतलब कभी हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति दोबारा कहीं बोलते नहीं दिखे उस टॉपिक के ऊपर। एक बार स्टार्टिंग में आए, अपना जोश दिखाया, बोला, फिर उसके बाद कोई कुछ हुआ ही नहीं उसके ऊपर, क्योंकि उनका कोई केस लड़ने वाला नहीं, कोई पैरवी करने वाला नहीं, जमानत करवाने वाला नहीं है। छोटे छोटे केसेस हैं, अननेसेसरी मतलब जेल भरी हुई है। कहाँ हैंड हैंड मतलब बोलिए तो। भी कंटिन्यू। वीरेंद्र सर है ना। हाँ जी, मैं कनेक्टेड हूँ, यस। हाँ सर, एक छोटा सा सवाल था मेरा। हाँ जी। अभी एक मेरा फ्रेंड है, उसका कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे थे आगरा कोर्ट में। तो उसने अपने उनके जो ससुर साहब थे वो उसमें है पुलिस विभाग में। तो उन्होंने कुछ ऐसे आरटीआई लगाई, तो वो जानकारी नहीं मिली पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि उन्होंने दोनों दो काम एक साथ किए थे, अपनी ड्यूटी भी की और कोर्ट में आके 100 150 किलोमीटर दूर, और वहां पे भी उनकी प्रेजेंट थी, दोनों जगह प्रेजेंट थी सब उनकी। उसको लेके उन्होंने मेरा फ्रेंड है उसने आरटीआई लगाई, तो जानकारी नहीं मिली, तो द्वितीय अपील में वो आयोग में गए अभी 2 महीने पहले। तो उनको आयुक्त महोदय बोलते हैं कि ठीक है हम आपको वो मीडिएशन करवा देते हैं। तो उन्होंने बोला सर मेरे को मीडिएशन नहीं करवाना, मेरे को आप जो जानकारी है वो दिलवा दो उनसे, मीडिएशन हमारा कोर्ट का मैटर वो करवाते रहेंगे। तो पीआईओ प्रेजेंट नहीं हुए वहां पर, तो उन्होंने बाकायदा उनको लिख दिया, एसपी को लिख दिया कि इनका 2 पार्टियों का मीडिएशन करवाया जाए। तो सर जो जानकारी मिलनी चाहिए, मतलब उनको आज भी जानकारी नहीं मिली है सर। वो पिछले 4 या 5 बार से वो लखनऊ यहाँ से बराबर जा रहे हैं और पीआईओ प्रेजेंट होते नहीं है, और उनको सिर्फ उनको नोटिस भेजते हैं, वो नहीं आ रहे। ना तो उनके ऊपर कोई जुर्माना लगाया जा रहा है, ना कोई जानकारी के लिए कोई प्रेशराइज किया जा रहा है। और हर बार यही बोलते हैं कि तुम मीडिएशन में जाके उनसे बात कर लो, सेटलमेंट कर लो, या अपनी जो समस्या है वो आपस में बैठ के निपटा लो। उन्होंने बोला सर मेरी समस्या निपटे या नहीं निपटे, मेरे जिस काम के लिए आयोग में आया हूं वो जानकारी दिलवाओ मेरे को आप।
वो मेरी समस्या का समाधान सिर्फ वही है। मेरे को जानकारी मिल जाएगी तो मैं जाके अपने कोर्ट में लगा दूंगा, वही मेरी समस्या का समाधान है। ये मीडिएशन से मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मैं पिछले 8 9 साल से मीडिएशन ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप मेरे को जानकारी दिलवा दो, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर मेरी इतनी फिक्र चिंता है तो सर आगे उसको अब क्या करना चाहिए? हाँ जी, क्योंकि जानकारी पिछले टाइम से वो कई बार से वो जा रहा है लेकिन मिल नहीं पा रही। हाँ जी, इसका उत्तर मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं वो जबरदस्ती सिविल से क्रिमिनल में कन्वर्ट कराए जाते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइंस है कि इसमें मेडिएशन वगैरह किया जाए, अननेसेसरी अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि बहू के अलावा जो ननद है, सास है, ये भी महिलाएं हैं, तो इसलिए उनके भी राइट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आरटीआई का जो आपने बात किया है, एक दिन की उसकी सीएल कटेगी केस आप जीत जाएंगे तो, बाकी कुछ नहीं होना है। वो अपना सीएल कटा देगा, एक दिन का बोलेगा वो कोर्ट में था, तो उसका कोई एक दिन का भी सैलरी का लॉस होना नहीं है। तो आरटीआई में ये मामले को लाके आप केस जीत भी गए तो हासिल कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। एक दिन की छुट्टी कटेगी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला इस केस में, है ना। तो उसने एक जगह पर वो कोर्ट में भी रहा, उस दिन उसने छुट्टी नहीं ली। ये कोई बहुत बड़ी इरेगुलरिटी नहीं कि आप उसको फांसी पे लटका दो कि उम्र कैद दे दोगे, है ना। उसकी केवल एक दिन की सीएल कटनी है बस। और दूसरी बात, जो डीएम एसपी जो चाह रहे हैं कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सुलझाना, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही है। क्योंकि उनका भी कहना यह है कि जहां पर भी फैमिली मैटर्स होते हैं, क्योंकि इनमें समझौता होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ऐसे मामलों में पहले मीडिएशन, काउंसलिंग करके जो स्टेप है, जो फैमिली कोर्ट की जो प्रक्रिया है, उसका पालन करना आवश्यक होता है, और उसके मुताबिक वो करते हैं। मामले को उलझा देते पुलिस और वकील, क्योंकि जितना ज्यादा इवन को क्रिमिनल बनाएंगे तो उतना आदमी ज्यादा डरेगा, और डर के मारे दूसरों से ज्यादा पैसा एक्सटॉर्शन किया जाता है, और सबसे ज्यादा कमाई पुलिस और वकील ही करते हैं। तो इसलिए जो लड़ रहे हैं, पहले ध्यान उनको देखना चाहिए कि भाई संबंध इंपॉर्टेंट है कि दूसरों से पैसा वैसा लेना या दूसरे को, क्योंकि डाइवोर्स बड़ा आसान है, लेकिन अब इस बात पर हस्बैंड वाइफ लड़ जाते हैं कि दूसरों को जेल भेजना है, तो जिसके साथ इतने साल रहे उसको जेल अलग होना है। तो ये तिवारी जी, तिवारी जी, सर मेरा एक सर कहने एक का मिनट मतलब सर, अरे एक मिनट रुकना सतेन जी। सर मैं ये जी। पूछ रहा था कि क्या सूचना आयोग तो उनको लिख के दे सकते हैं? क्या जानकारी तो नहीं दिलवा रहे? वो एसपी को लिख के दे रहे हैं या वो संबंधित थाने को लिख के दे रहे हैं इनका मीडिएशन करा दो? मैंने बताया आरटीआई का जो डिस्प्यूट है ना, ये रेलेवेंट नहीं है। आपके जीत भी गए तो एक दिन की सीएल कटेगी, उसके ज्यादा कुछ नहीं होना उस आदमी का, है ना। तो इसलिए कोई खास पर फायदा नहीं इसका। साहब, वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट अगर एक स्थान दो उपस्थिति बताता है, वो अपने विभाग को गलत जानकारी में रखता है साहब, तो उसके खिलाफ सर्विस रूल के अधीन कार्रवाई तो प्रस्तावित हो सकती है साहब। इसलिए इस छोटी छोटी बातों को तुल देने का कोई मतलब नहीं है लीगली, है ना। इसका कोई खास फायदा नहीं है। वो बोल देगा एक बैड डेट में अपने ऑफिस में अपने बॉस को एक एप्लीकेशन दे देगा, वो बोल देगा कि भाई इस दिन वो छुट्टी पर था, तो क्या क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, अगर आप लड़ना चाहें तो लड़े, बाकी वाकई में कोई क्या तुक तो, नहीं है, लेकिन लड़ना चाहेंगे हाँ, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि आचरण संहिता बस में एक दिन की सीएल 500 करेंगे, रुपए उसके से अलावा कुछ अधिक नहीं की होना कोई उसका। लोक धन की हानि अगर होती है किसी हाँ, कर्मचारी के जरिए से या किसी लोक सेवक के जरिए से, तो वो कार्यवाही योग्य होती है। 500 रुपए से ऊपर की उसकी अगर वेतन की रोज की रोजी है अरे कुछ नहीं तो होगा। और एक दिन डेफिनेटली का उस पर सैलरी, कार्रवाई होगी। एक दिन का सैलरी भी डिपॉजिट कर देंगे, विदाउट भी कट जाएगा, तभी क्या कोई खास नहीं, नुकसान नहीं होना ये उसका। सिर्फ पैसा जमा करने का मामला नहीं होता है। 500 रुपए से ऊपर की अगर क्षति पहुंचाई है और ये साबित हो गया है कि क्षति सीआरपी उसने हो गया, पहुंचाई सेंश्योर हो थी, जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, तो नौकरी चली जाएगी, क्या बताओगे आप, सस्पेंड भी नहीं होगा उसका, सेंश्योर नहीं, वो ठीक है, वो होता कुछ नहीं एंट्री है, हो वो जाएगी, तो अलग वो चीज उसका, है। उसे कोई प्रमोशन बट रुकने लॉ वाला है तो उसका, ऐसा कुछ नहीं नहीं है। होगा। ना कोई आप, अरे माइनर पेनल्टी के लायक भी नहीं है ये ऑफेंस, तो समझे, केवल एक दिन की छुट्टी कटनी है और कुछ नहीं होना है। तो मतलब कोई भी झूठ बोल बोल के छुट्टी लेता रहे तो उसके लिए छोड़ नहीं थोड़ी दिया जाए। नहीं साहब, वो मेरे मामले में भी एक बार ऐसा ही हुआ कि सूचना आयोग में हमारे यहाँ के सीएमओ ने ये जानकारी दे दी। वो सीएमओ वहाँ आके ये बोल रहे, बोले कि वहाँ उपस्थिति के दौरान के बोले मैं छुट्टी पे था, तो वहाँ ये जानकारी दे दी। जबकि हमने ये उनको आयोग को बताया कि साहब, निर्वाचन आयोग से द्वारा कलेक्टर के ये सख्त निर्देश है कि कोई भी छुट्टी से जाने से पहले जिला कलेक्टर से अनुमति ले, उसके बाद ही छुट्टी पे जाए।
अब ये दो बातें सामने आ गई थी साहब। एक तो ये कि कलेक्टर का आदेशों का उल्लंघन करके नहीं गया, दूसरा वहां जाके बोल दिया कि मैं यहाँ नहीं था। तो ऐसे भी मामले होते हैं साहब। अब कानून तो कानून ही है, चाहे नुकसान छोटा हो या चाहे बड़ा। लेकिन मुद्दा यही है कि इसमें सफलता मिल सकती है आपको, क्योंकि छोटे लोगों पे आसानी से कार्रवाई हो जाती है, बड़े जो होते हैं ना नुकसान पहुंचाने वाले, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। कुल मिला के क्या है ये कि हमारे देश देवेंद्र की भैया बदकिस्मती है। ये तो कानूनी लचर व्यवस्था में है साहब, क्या करो। अब अपन ये सुन ही रहे हैं, इतना देख ही रहे हैं, लेकिन अब क्या है, इतनी लड़ाई अब कहाँ तक क्या लड़े। एक में लड़े, ये तो एक लड़ने जाओ तो 10 रास्ते खुल जाते सुनिए सत्येंद्र जी, इसीलिए कादिर खान बोला था भगवान तेरा भला करे मगर करेगा नहीं। हैं। सही बात है। लेकिन क्या करें साहब, अब आप कानून के पास भी जाओ तो, लेकिन क्या है कि अब ये इस प्रकार से अब आपने देख ही लिया कि सुप्रीम कोर्ट के चार्ज, अब ये 2014 में हमने एक सबसे बड़ा मामला देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पब्लिक डोमेन में आके कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र नहीं है, हमको स्वतंत्र, हमें हस्तक्षेप किया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पे। तो अब आप बात मान के चल लीजिए कि ये जो स्वतंत्र प्रणाली है ये स्वतंत्र नहीं है, तो फिर अब आप अंदाजा लगा लीजिए साहब, अब किस पे अपन जाएं और किसको अपन सरकार जी अपनी बात अगर रखें। भ्रष्टाचार, सुनिए एक बात मैं बता रहा हूं आपको, अगर सचमुच हम लोग भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं, सचमुच मन से दिल से चाहते हैं, तो हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाना होगा। सबसे सबका जड़ वही है, ये नेता लोग इस सब का जड़ है। जितना भी करप्शन जहां भी होता है ना, ब्रीडिंग ग्राउंड है सही पॉलिटिकल बात। पार्टी का। हम लोग ऊपर ऊपर क्या बोलते हैं मलम पट्टी कर रहे हैं, जड़ में नहीं हाथ लगाते हैं। जड़ में देखो, आप जड़ में देखो, जड़ में जितना भ्रष्टाचार वही है, वहीं से जन्म लेता है। सही बात है। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में 2 कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, हाल ही मतलब 2 महीना पहले अपॉइंटमेंट हुआ है। अभी तक मतलब उन लोग ज्वाइन नहीं किया। तो उसमें एक मैडम है, वो यहाँ एक आईपीएस ऑफिसर है, 10 आईपीएस ऑफिसर, मतलब उसका अगेंस्ट में बहुत सा रिपोर्ट है, बहुत सा सीबीआई रिपोर्ट है, सीबीआई का क्या बोलता है इंक्वायरी के अंडर में है, वो चल भी रहा है केस पे जो है उनका मिसेस। और एक तो है पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था, अभी नहीं है, एमपी था, एमपी ने एमएलए था, अभी नहीं है, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहा। तो मान लीजिए वो अगर कमिश्नर का पोस्ट में बैठेगा, ये आप क्या आशा करते हैं वो इंफॉर्मेशन देगा किसी को? तो उसमें आप क्या उम्मीद कीजिएगा? कुछ नहीं मिलेगा, फालतू पैसा नहीं नहीं खर्चा भाई, करके टाइम बर्बाद, और कुछ नहीं है। ये एक बेकार का, ये बेकार हो गया अभी, एस आई सी सी आई सी जो भी आप बोलिए, सही ये है। बेकार हो गया। टाइम यहाँ जाना मतलब एकदम फालतू का काम है, पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा। हम लोग सपना देखते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। सीआईसी का हिस्ट्री देखिए ना, 2019 से आज तक 6 साल हो गया, कितना पेनल्टी लगाया है, कितना कॉम्पेंसेशन दिया है। जेन्युइन केस में ये कॉम्पेंसेशन नहीं देता है, और आपका ये नहीं लगाता है, क्या बोलता, पेनल्टी नहीं लगाता है। क्यों नहीं, काहे लगेगा? जो लोग है अभी सब तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, वो लोग तो वही ब्रीडिंग अरे ग्राउंड से साहब, आ अभी रहा है ना। अभी हमारे मध्य प्रदेश सूचना आयोग के जो नव नियुक्त हुए थे, उनमें से 2-3 तो चले गए, बाकी 2 एक बच्चे, वो भी सुनवाई कर रहे हैं साहब। एक पे भी कंपनसेशन, एक पे भी पेनल्टी नहीं लगाई साहब। ये तब बोल से दिया अभी गया तक है कि हमको, हमारी पेनल्टी आंखें मत सूखी जा लगाओ। रही है ये देखने के लिए। सुनिए सुनिए सत्यम जी, उन लोगों को बोल दिया गया है पेनल्टी मत लगाना, कॉम्पेंसेशन मत लगाना। हो सके तो जब तक इंफॉर्मेशन हो सके मत दो। अगर देना ही पड़े, ऐसा मजबूरन स्थिति आ गया, तब जरा से टच करके दो। हो सके तो इंफॉर्मेशन दे दो, ऐसा करके लिख के देता है पीआईओ को। हम्म, सही है। हाँ यार, ये लोग को सजा भी तो नहीं मिले ना, हाईकोर्ट जाने से हाईकोर्ट भी ये लोग कमिश्नर को सजा तो नहीं देता है ना।
बोलता है नहीं, दोबारा आप हियरिंग कीजिए, हियरिंग करके उचित ऑर्डर पास। बस, और उसमें ज्यादा भी अभी हमने हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 5,000 7,000, इससे ज्यादा तो कोई उनके ऊपर कास्ट नहीं लगी सूचना आयुक्तों के ऊपर। मेरे ख्याल से 5,000 से 7,000, बस सर इससे मैंने ज्यादा नहीं आर्टिकल देंगे। एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले। इसमें भी जो 8(1) जो अभी तार लगाया, इसमें कोर्ट ने उसकी तरफ जो सूचना वाला बंदा जिसे चाहिए थी उसकी तरफ डिसीजन लिया है। फिर देखिएगा प्लीज एक बार, जो मैंने अभी चैट में किया था स्क्रीनशॉट शेयर। पापा कुछ बात। और सर इस एक्ट को भी, अगर मैं ना देखूं ना, एक ऐसे नॉर्मल आरटीआई एक्टिविस्ट बोलूँ मैं अपने आप को, पर जब भी मैं कभी आरटीआई पीए को लिखता हूँ ना, तो वो 100 जगह उसे भेज देता है। तो इन द एंड आके उस पर कोई, मुझे तो अब तक जितनी बार भी मैंने लिखी, कभी कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई तो कभी मिला ही नहीं। पता काम जो होता कभी छोटे छोटे मोटे उसमें ही निकल जाता है सर। तो मेरा खाली व्यक्तिगत इस चीज में मानना है कि ये कितने संशोधन तो सर काफी डीप वाली बात हो गई। पहले ही नीचे वाले ग्राउंड लेवल पे ही जो पीआईओ है वो इंफॉर्मेशन सर पहले ही वो ही नहीं देते, उसके बाद की बात है सर ये डीपीडीपी एक्ट। तो इसमें पीआईओ का जो है ना, पीआईओ को कोई ट्रेनिंग वेनिंग कुछ नहीं है। कम जगह में दो चार ठो डिपार्टमेंट का वो जानकार वाला पीआईओ मिलेगा जो आरटीआई एक्ट का जानकार है। बाकी 95% जगह में मिलेगा ये लोग को आरटीआई एक्ट के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं, कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, उसका भी नहीं है, फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी को भी नहीं है। अभी तो हाल ऐसा हुआ है, कमिश्नर को भी लगता है आरटीआई एक्ट का कोई जानकारी होता है, जो लोग बैठता है वहाँ। ताकि के लिए हाल ही में एक तो हियरिंग में हम गया था, हमारा ही केस था, उसमें हमको कमिश्नर पूछ रहे हैं आपको आरटीआई एप्लीकेशन लगाने का पावर कहाँ से मिला है। कमिश्नर पूछ रहा है, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी हमको पूछ रहा है। तो हम उसको बोला है कि आप थोड़ा सेक्शन 3 पढ़ लीजिए आरटीआई एक्ट में, आपको पता चल जाएगा पावर हमको कहाँ से मिला है आरटीआई लगाने का। तो ऐसा ऐसा बंदा को लाकर बैठाइएगा तो उससे क्या आप आशा उम्मीद कीजिएगा। हम तो जिंदगी में, हाँ वही तो हम बोल रहे हैं ना, हम जिंदगी में कभी कॉलेज में नहीं गया है, तो बीए पास एमए पास का हम क्या मीनिंग समझेंगे। यही हाल हो गया। वही साहब, ये स्थिति है। मैं भी भोपाल जाता हूँ तो हमारे वल्लभ भवन के जो सचिव लेवल के लोगों को इसकी जानकारी, इस मामले में कोई जानकारी नहीं होती, जबकि वो फर्स्ट अपील, वो प्रथम अपीली अधिकारी रहते। लेकिन जानकारी कैसे हमको होगा, सुनिए ना, सुनिए जो जो जानकारी कैसे होगा, वो तो चंदा तो धंधा लोग फॉर्मूला से आया है ना कमिश्नर होके, तो उसको थोड़ी आरटीआई पढ़ के आना चाहिए था। तुम कितना दोगे हम इतना देंगे, तुम कितना दोगे हम इतना देंगे, ठीक है तुम कमिश्नर बन गया, चला जाओ कल से बैठो जाके कुर्सी पे। आशीष नारायण जी ये कह रहा था, वीरेंद्र जी कार्यक्रम में है, तो आप लोग अपने जो भी प्रश्न हाँ आरटीआई हाँ से हाँ जुड़े हुए हैं, तो जो हाँ पार्टिसिपेंट उनको बोलिए अपनी बातें रखें, है ना। हाँ 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 सर, ठीक ठीक। हाँ पर्सनली आप लोग, आधे घंटे का टाइम है, पर्सनल लीजिए और फिर हाँ इसको फिनिश करना है ताकि सबको हाँ जाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन चुनिए, ये जिनको क्वेश्चन पूछना है मैं अपना हैंड रेज इस तरह से करिए। गैलेक्सी A21 क्या पूछना चाह रहे हैं, गैलेक्सी A21। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए। सर ये पूछना चाह रहा था कि मेरा उसमें हरियाणा में सुनवाई हुई है एक केस में, और उस एक केस में आयोग ने ऑर्डर दिया था 27/3/2024 को पेनल्टी का, कि एसपीआईओ पे पेनल्टी लगाई जाएगी अगर अगली हियरिंग में उपस्थित नहीं होता और उसे जवाब नहीं देता सूचना का। तो दूसरी हियरिंग मेरी 25/2/2025 में हुई थी,
दूसरी हेयरिंग में भी आयोग जन सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ और ना कोई जवाब दिया उसने वो, और वो सूचना भी नहीं मिली। ये मामला आरटीआई 2023 की आरटीआई थी। और अब की दूसरी बार भी जो सूचना आयुक्त ने उनको मौका दे दिया कि भाई उनको जवाब दीजिए कार्रवाई करने के बजाय, जबकि पहले ऑर्डर में उन्होंने लिखा था कि 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा अगर आप अगली हेयरिंग में उपस्थित नहीं होते, जवाब नहीं देते। अब क्या किया जाए? हेलो, ये कौन से स्टेट का मामला है? हरियाणा प्रदेश का मामला है जी। और यहाँ अच्छा, पे ओके। ये कहना चाह रहा हूँ कि सूचना जो आयुक्त बैठे हैं वो स्वयं ही कानून का मजाक बना रहे हैं और संरक्षण दे रहे हैं, तो उनके पर कार्रवाई कैसे होगी फिर? आप अपनी अर्जेंसी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि यह सूचना आवश्यक है और अभी तक नहीं मिली है, फिर से तारीख जल्दी की दी जाए, है ना। अर्जेंसी एप्लीकेशन आप लगाइए और फिर डिमांड करिए कि जो शो कॉज नोटिस तो जारी कर दिया है, तो इसमें दंड का भी आदेश पारित किया जाए। इस तरह का एक प्रत्यावेदन पहले आप दीजिए वहां पे। किसको दे? सूचना आयुक्त को दोबारा? सूचना आयुक्त को, यस। क्योंकि सूचना हाईकोर्ट में आयुक्त जाएंगे तो हाईकोर्ट में ज्यादा खर्चा हो जाएगा। हाईकोर्ट सिर्फ यही करेगा कि टाइम बाउंड डिसाइड करने का ऑर्डर देगा, पेनल्टी का ऑर्डर नहीं देगा। हाईकोर्ट को पेनल्टी का अधिकार नहीं है, ये आपको पता होगा। पेनल्टी केवल आयोग ही दे सकता है आरटीआई में। नहीं, हाईकोर्ट को वो दूसरे अधिकार होते हैं कॉस्ट वो वगैरह बात के। मैं समझ रहा हूँ आपकी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो सूचना आयुक्त है वो पहले ऑर्डर में करता है कि पेनल्टी लगाई जाएगी, शो को नोटिस, और दूसरे ऑर्डर वही में मैंने क्या बताया, वो जो भी गलती करती है उसकी 25 गलती होगा, आप एक रिट पिटीशन से उपाय कर सकते हो केस होने के बाद। और बीच में यदि जाना चाहते हो तो केवल टाइम बाउंड ऑर्डर आ जाएगा कि भाई टाइम बाउंड वो डिसाइड करे। तो इसलिए जो भी गलतियां कर रहा है वो सब आप नोट करते चलिए। अभी फिलहाल जो केस चल रहा है, जहां चल रहा है, उसी को आप प्रत्यावेदन दीजिए कि तारीख जल्दी लगाइए, पेनल्टी करिए, है ना। अच्छा, तो मैं ये तो दूसरा ये ये आप जानना चाहता है सूचना जो आयुक्त है जिसने ऑर्डर बार बार उनको मौका दे रहा है एसपीआई को और स्वयं के आदेश का आईटी कानून का मजाक बना, उस पर कोई कार्रवाई होती है क्या सूचना आयुक्त पे? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वो ऐसा होता है, बिना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल के आप नहीं कर सकते। हाँ, वो नहीं, और यहाँ पे कई और लोगों ने दूसरी राज्यपाल को बात, यू आर इन इंटरेस्टेड पार्टी। अब एक लिटिगेंट है उसके सामने, तो है कि आप यदि डिमांड करते हैं, इसका मतलब आपका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है ना। तो फिर वो जज के सामने लिटिगेंट करे, तो ऐसे तो हजारों केस होते रहते हैं और हर एक जज लगभग 100 केस डिसाइड करता है। और इन सब इस तरह से जज के खिलाफ कंप्लेंट करते रहे तो हमारी जुडिशियरी एक दिन में खाली हो जाएगी। तो क्या ऐसा किया जाए? रोज 50 लोग केस जीतते हैं तो 50 लोग केस हारते भी है। तो जो 50 लोग हारते हैं वो जज के खिलाफ कंप्लेंट कर दे, है ना। तो फिर जुडिशियरी की आवश्यकता क्या है फिर? तो जो पार्टी होती है वो जज पे आरोप नहीं लगा सकती, इसलिए उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और दूसरी बात है कि ये आपका आरोप है कि कानून का उल्लंघन कर रहा है या आरटीआई का पालन नहीं कर रहा। क्या किसी हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कहीं? तो पहले आप हाईकोर्ट से जब जीत जाएंगे उसके बाद फिर आप बोलोगे कि भाई जज ने गलत किया, आयुक्त ने गलत किया, तब तो बात मानी जा सकती है। लेकिन वो डिसाइड आप खुद नहीं करोगे ना, आप तो पार्टी है। आपका नहीं, जज वो बिल्कुल। है, उसके जज आप नहीं है। और दोनों एक में डिस्प्यूट होता है तो उसका जज फिर हाई कोर्ट है ना। तो आप इंटरेस्टेड पार्टी होके आप उसमें कार्रवाई की बात नहीं कर सकते। आप देखो, आप ऑर्डर को चैलेंज करना और जज को चैलेंज करना, इसमें आप कंफ्यूजन कर रहे हैं। अलग अलग है दोनों। आपको ऑर्डर को चैलेंज करके आपको अपनी रिलीफ लेनी है ना। अब आप जज से ही भिड़ गए तो फिर आप दूसरी डायरेक्शन में चले गए, तो फिर राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, तो वो भी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो समझ वो गया। इतना आसान ऑप्शन नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने राज्यपाल को शिकायत की है, कहते हैं वो राज्यपाल क्या करे, दोबारा मामला सूचना आयुक्त पे भेज देता है कार्रवाई, जबकि सुप्रीम कोर्ट को भेजना चाहिए, वो राज्य सूचना आयुक्त में भेज देता है कि मामले की दोबारा जांच। कार्रवाई के लिए नहीं भेजता है वो, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। किसी के खिलाफ कंप्लेंट है तो उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा कि नहीं आयुक्त को, कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेंट है, बताइए आपको क्या कहना है। दैट इज द प्रोसेस। नहीं, तो जैसे ये भी तो बताते हैं कि राज्यपाल को शिकायत करते हैं तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा जांच की जाती है आयुक्त के खिलाफ। अरे जांच तो छोड़ो, पहले प्रिलिमिनरी होता है। पहले तो शो का, पहले से आयुक्त से देखे हैं कि आयुक्त को क्या कहना है, और उसी से सेटिस्फेक्शन हो जाए, सीधे ही जांच बैठाएंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट आयुक्त के खिलाफ ही जांच करते बैठेंगे? 319 जज उसमें लग जाएंगे, 3400 स्ट्रेंथ है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, तो सर, यही जिस काम करते रहेंगे वो। मतलब नहीं प्राइम कहने ऑफ मतलब ऐसी केस बनता है कि नहीं, पहले तो वो देखते हैं। और दूसरी बात होता है, शिकायत जिसके की भी है खिलाफ वही कंप्लेंट शिकायत होती है करेगा। तो पहले उसको सुनवाई का मौका दिया जाता है कि भाई ये शिकायत है, पहले बताइए आपको क्या कहना है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग का अधिकार सूचना आयुक्त को भी है। तो इसलिए पहले सूचना आयुक्त को राज्यपाल मौका देता है कि भाई आपको इसमें क्या कहना है, और उससे यदि सेटिस्फाई हो जाता है
तो फिर वो उसमें जांच की आवश्यकता नहीं होती है ना, और उसको लगता है कि ये जवाब नहीं दे रहा है या फिर ये मामले में फंसा हुआ है आयुक्त खुद ही, तो फिर वो उसमें जो भी कार्रवाई करनी है आगे उसके मुताबिक वो बढ़ सकता है। तो उससे नोटिस दिए बिना, उससे पूछे बिना ये नहीं होता कि कंप्लेंट आगे जांच कर दो। और उसमें ऐसा नहीं हो उस जांच में हमें बुलाया जाए, जो कंप्लेन करेगा राज्यपाल को हमें बुलाया जाए। वो पहले तो आयुक्त से पूछेगा ना कि उसका क्या कहना है, उसने उत्तर दे दिया और उससे सेटिस्फाई हो गया। वो देखो, ये वो कोई, पहली बात, राज्यपाल कोई जज नहीं है ना। राज्यपाल जो होता है उसको जो संविधान में जो अधिकार दिया, आरटीआई एक्ट में जो अधिकार दिया, उसके तहत वो काम करता है। राज्यपाल को तो अपील डिसाइड करने का भी अधिकार नहीं है। राज्यपाल इज नॉट एन एपेलेट अथॉरिटी, है ना। उसको अपील डिसाइड करने का या सूचना आयुक्त के ऊपर कार्रवाई करने का भी अधिकार नहीं है। वो कार्रवाई भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट से जांच करने की जो प्रक्रिया है, जो कानून में हटाने की प्रक्रिया है, वो कर सकता है। दूसरी बात, गलत निर्णय देने की वजह से आयुक्त को हटाया जाएगा ये कहीं लिखा नहीं है। आप सेक्शन 12 पढ़ लीजिए, 15 पढ़ लीजिए। वो उसमें जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड में यदि कोई बैठता है मामला 12 या 15 में, तो ही उसको हटाया जाएगा, है ना। तो उसमें गलत निर्णय देने की वजह से किसी को हटाया जाए, ऐसा यदि किया जाए, तब तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे निर्णय चैलेंज भी होते रहते हैं। लोअर कोर्ट के हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में कर दिया तो हाई कोर्ट जज को हटा दिया जाना चाहिए। फिर क्या ऐसा हो सकता है? वही मैं बोल रहा हूँ कि पूरी जुडिशियरी खाली हो जाएगी इस तरह से करेंगे तो। हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने यदि अपील में खारिज कर दिया, तो क्या हाई कोर्ट जज को सजा नहीं होनी चाहिए? तो फिर वो हाई कोर्ट जज जो है, कानून का इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, इसीलिए तो जज की आवश्यकता होती है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन जब आप सूचना के अधिकार के तहत 30 दिन में जानकारी नहीं मिलती है, 2 साल 3 साल तक जानकारी नहीं मिलती है, तो उस पर कार्रवाई तो बननी चाहिए ना फिर तो सीधा उसमें। अरे 140 करोड़ लोगों को एक साथ अधिकार दे दिया, और 28 आयोग है गिन के, उनके पास 50-50 हजार केस पेंडिंग है, 3-3 साल 5-5 साल बाद की डेट दे रहे हैं, तो वो भी अपना वर्कलोड देख रहे हैं ना। नहीं नहीं, उसके सूचना आयुक्त पे नहीं कह रहा, वो चलो 2 साल लगा रहा, 1.5-3 साल वाला 10 साल वाला, सूचना अरे भैया ना, अरे भैया आपको अर्जेंसी है तो अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा लो, ज्यादा तकलीफ है तो हाई कोर्ट जाओ। उपाय तो मैंने पहले उसमें बता दिया आपको। मेरे को तो आप भी सूचना आयुक्त के फेवर वाली बात कर रहे हैं सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं कानून के फेवर मैं, अरे मेरा एक पैसे का लेना देना नहीं भाई, सूचना आयुक्त के फेवर की बात ही क्या कर रहा। मगर आपके केस में दम नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। 3 साल तक सूचना नहीं दी हमने, तो कार्रवाई नहीं बनती उस पर। अरे मैं बता रहा हूँ, कार्रवाई जो डिस्क्रिशनरी है, वो डिस्क्रिशन है, उसमें हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट्स है। क्या जजमेंट यदि पनिशेबल होता तब तो फिर, अब देखिए 0.5% पेनल्टी हो रही है, 99.5% केस में पेनल्टी नहीं हो रही है। अब ये रिसर्च स्टडी आई थी, बिल्कुल वो पढ़ा है आपने? बिल्कुल ठीक है आप, बिल्कुल आपके बात ठीक फेवर में मैं कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं, ना मुझे आपका केस लेना है, ना मुझे आपसे 1 रुपया फीस लेनी है। फेवर में अनफेयर की बात ही छोड़ दीजिए। मैं एकेडमिक बात कर रहा हूँ, आई एम टीचर। कानून की बात कर रहा हूँ, कानून के आधार पर बात कर रहा हूँ मैं, कानून के आधार पर बात कर रहा हूँ। मैं एक बात बोल दूं, हाँ, ऐसे तो कोई भी पीआई 3 साल तक सूचना देगा नहीं। हर कोई आयोग में जाएगा, बार बार बैठे रहेगा, मर्जी चलेगी, फिर तो चली भी रही है मर्जी पीआईओ की। भैया ये प्लेटफॉर्म नहीं है आपस में। अभी आपका केस पेंडिंग है, अभी आपका केस में डिसीजन नहीं हुआ है। अर्जेंसी आपको है तो आप अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा दीजिए कि भाई मेरे केस में तत्काल सुनवाई किया जाए। ये मैं बता रहा हूँ उपाय आपको। 3 साल बाद सूचना मिलेगा, फायदा भी क्या हुआ बताओ ना। आप न्याय मिला देरी से, अरे भाई आपको ऐसा फायदा क्या, फायदा क्या? उसके सामने भी केसेस बहुत सारे होते हैं ना, उसके सामने बहुत सारे केसेस है, उसके सामने आपको अगर ऐसा करना है तो आप अपर कोर्ट में जाइए। नहीं, लोक सुधार कर्तव्य की पालना नहीं की, एक लोक सेवक होते हुए परेशान किया सामने, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सीधा कार्रवाई करने की वजह से मौका दिया जा रहा है बार बार। तो आप उसमें सब्जेक्ट से हटिए मत। देखिए, आप हाईकोर्ट में जाएंगे ना तो पूरा करस्पॉन्डेंट को आपसे मांगेगा क्या क्या आपने लिखा, तो आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करिए उसको लेटर लिख के, ताकि आप हाईकोर्ट में उसको प्रोड्यूस कर सकें। इस सब्जेक्ट पे, ठीक है जी, इस सब्जेक्ट पे मेरे को लगता है कि आप जितना भी कह रहे हैं आपको करना चाहिए। अब एक बार राज्यपाल के से इनके जो भी सूचना आयुक्त है जिसके खिलाफ आपका मामला है, आप राज्यपाल में उसके खिलाफ शिकायत करिए, और आप हो सकता है तो राष्ट्रपति को लिखिए, इवन आप मीडिया को लिखिए। तो मुझे लगता है कि शायद प्रोटेस्ट पर साहब इसमें ये रखा है, स्पेशल कह रखा है कि 120 दिन में अगर सुनवाई नहीं ले रहा है तो आप हाई कोर्ट का रास्ता है ही सही। तो फिर उसमें ज्यादा वो करने, अब हम भी हैं, हमारा भी राज्य आयोग में साहब, हमारे भी 2-3 साल से पेंडिंग है। पर अब क्या करें, अब हाई कोर्ट जाएंगे कि कर लेते हैं।
पीआईओ पे कार्रवाई अगर नहीं होगी तो हम तब कोर्ट जाएंगे तो पीआईओ पे कार्रवाई कर देगा, पीआईओ कोर्ट आदेश दे देगा पीआईओ पे कार्रवाई करने का कि सूचना 3 साल बाद देरी से मिली है, कार्रवाई करो उस पर, ऐसा आदेश दे सकता हूँ कोर्ट? अरे कोर्ट कमिश्नर का ऑर्डर का एगेंस्ट में ये देता है, आदेश देता है, आप जा सकते हैं। आपको अगर एसआईसी से जजमेंट मिल गया है तो आप असंतुष्ट है तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, सीधा कानून यही बताता है। आपको हमको बढ़िया बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा, जो कानून है वो मानना पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं उसमें। कानून जो है देश का वही मानना पड़ेगा। वो हम नहीं हो, सभी के लिए, मेरे सबके लिए, हाँ सबके लिए। अगर मान लीजिए आपका उल्टा तरफ जो बैठा है कानून नहीं मान रहा, ये आपको लग रहा है तो कोर्ट में जाके सीधा बोलिए, हाई कोर्ट में जाके सीधा बोलिए, देखिए साहब कमिश्नर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी हो रहा, आप उचित विचार कीजिए। सर एक 1 वीक बाद मीटिंग होती है, प्लीज सब्जेक्ट पर। सूचना आयुक्त पे कार्रवाई नहीं हो सकती, पीआईओ पे तो कार्रवाई हो सकती है, सूचना आयुक्त पे कार्रवाई नहीं हो सकती। अरे सर 1 वीक बाद होगी मीटिंग, एक ही सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट पे। आपके बारे में समझ, सूचना आयुक्त मनमानी कर सकता है, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। पीआईओ विचारा, पीआईओ पे कार्रवाई हो सकती है, सूचना आयुक्त पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, चाहे कितनी मनमानी कर, चाहे पेनल्टी लगाए, चाहे हर्जाना दिलवाए ना दिलवाए, उसके मर्जी। कोर्ट भी इस पे ठाकर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। सर इन केस अगर मुझे पीआईओ से कोई रिप्लाई मिलता है या नहीं मिलता है, लेट मिलता है, वैसे भी आप बोल रहे थे कि कोर्ट में चले जाओ, तो सर कोर्ट में मैं खुद भी अपील कर सकता हूँ या मुझे कोई वकील करके जाना पड़ेगा? क्योंकि जो मोस्टली मैं अपील लगाता हूँ तो सर उसमें अगर मैं खुद से लगाऊंगा तो मैं कैसे मैं केस को पूरा करके रेडी करके जाऊं कि हाँ भाई एक ऐसा था कि क्या हुआ कि जो मैं जवाब नहीं मिला या जो भी हो सकता है, इसमें कोई आप पैर भी खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो आदमी 36 साल सब्जेक्ट पढ़ के 3 साल एग्जाम देके एलएलबी बना है, उसकी बराबरी आप तुरंत तो नहीं कर पाओगे, है ना? तो उसमें प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, कोर्ट की प्रोसीजर समझना, वकालत में प्लीडिंग कैसे करना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तो फिर आप कर सकते हैं, है ना? आप जवाब दे नहीं पाएंगे तो क्योंकि मैं जो आरटीआई डालता हूँ तो समाज के लिए डालता हूँ, अपने व्यक्तिगत रूप के लिए मैं कभी नहीं डालता। अरे भैया unnecessary. I sincerely apologize if I'm asking any wrong question. If you want to say something related to this topic only, kindly go ahead. हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर नमस्कार सर, ललित आहूजा बोल रहा हूँ दिल्ली से। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो हम अपनी फीस पे करते हैं आरटीआई के अंदर 10 रुपया जो भी राज्य के हिसाब से होती है, अगर पीओ उसका रिप्लाई नहीं देता 30 दिन के अंदर, क्या वो हमारे को रिफंडेबल हो सकती है? नहीं, 10 का रिफंड नहीं है, नियम यह है 7 में पूरी अतिरिक्त शुल्क जो है वो चाहे आपकी हजारों भी पेज की सूचना हो तो आपको फ्री में मिलेगी। ये 7(6) में लिखा है, 10 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। बाकी हाँ, वो वापस नहीं मिलता है, अतिरिक्त शुल्क है वो आपको माफ हो सकता है। सर ये रॉन्गफुली गेन नहीं है गवर्नमेंट का? हाँ क्या रॉन्गफुली गेन नहीं है गवर्नमेंट का? अगर जो कोई रॉन्गफुल गेन ये होता है कि चीटिंग करते, धोखा देते। उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया ना, हमारे अकाउंट में 10 रुपए जमा करो, अब मान लो आप सिविल कोर्ट में केस करते हो, आपके जीत भी गए, 10 रुपए वापस दे देगा और क्या हो जाएगा? रॉन्गफुल गेन कहां से हो गया? क्रिमिनल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, बिलेबल है कि नॉन बिलेबल है, कितने साल की कैद है, कहाँ लिखा है? कहीं भी नहीं है। क्रिमिनल ऑफेंस वो इलीगल है, क्रिमिनल नहीं है। इलीगल और क्रिमिनल का फर्क समझ लीजिए पहले आप। हाँ जी हाँ जी। एवरीथिंग इलीगल इज नॉट क्रिमिनल। ठीक है। 10 रुपए वापस मिल जाएंगे, वो भी सिविल कोर्ट में। आप सिविल सूट दाखिल करके 100 रुपए पहले फीस भर के आप केस लड़िए, जीत गया तो 10 रुपए वापस मिल सकते हैं। ये रेमेडी हो सकती है उसमें, और क्या होगा? ऐसे आरटीआई के अंदर में लिखा है अतिरिक्त शुल्क आपको माफ हो जाएगा। हजारों भी लाखों पेज की भी सूचना हो, 1.5 लाख पेज भी फ्री में देने का ऑर्डर हुआ है भारत में आरटीआई एक्ट में। 766 पढ़ लीजिए, 10 रुपए के लिए लड़ाई मत करिए, है ना? ठीक है, थैंक यू। अतिरिक्त शुल्क माफ होता है, बस ये प्रावधान है। क्वेश्चन हो रहा है, एक बीपीएल एप्लीकेशन लगाता है, उसका पहले जो क्वेश्चन का उसका रिप्लाई नहीं मिलता, अच्छे से उसने सेकंड अपील लगा दी, उसके बाद वो फर्स्ट एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करता है
और उसकी उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन रिपील को एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, पीओ स्वयं निरस्त कर देता है। ये क्या कि आपको जो जानकारी है पहले दी गई है, और अगर आपको ये जानकारी दोबारा चाहिए तो आपको सहज शुल्क आना होगा और डिपार्टमेंट के अंदर अवलोकन करना होगा। हाँ, वो सही है। उसमें ऐसा है कि यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो ही कैन अडॉप्ट डिफरेंट प्रोसीजर। एवरी एप्लीकेशन इज अ सेपरेट केस, एवरी एप्लीकेशन इज अ डिफरेंट केस। हर एक केस की अलग अलग एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है, अलग अलग फाइल मेंटेन होती है। तो उसमें एक ही आपको एक ही सूचना है, आपको 10 बार चाहिए, आप 10 बार मांगिए, हर एक बार वो आपसे अतिरिक्त शुल्क लेके आपको देगा। और यदि उसको लग रहा आप असंतुष्ट है तो वो आपको अवलोकन करने के लिए भी बुला सकता है कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है जो आप बार बार सूचना मांग रहे हैं ना। उसमें आपको अपने ही विवेक से अवलोकन करने के लिए बुलाया और उससे फीस भी हाँ, वो कर सकता है। उसका विवेक बुलाने का अर्थ ये है कि देयर इज कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। आप उसके ऑफिस में जाके फाइलें देख सकते हैं और जो भी चीज हो 2 रुपए पर पेज के हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं ना। तो उसमें मतलब कोई वो हिडन वो नहीं है। ये 7-9 इन्वो किया उसने, और कोई चीज स्पष्ट नहीं है तो पत्र द्वारा भी स्पष्ट की जा सकती है। तो उसको डाउट है तो वो लिख भी सकता है कि भाई कौन से साल की मांगी या कौन से इससे संबंधित है। जैसे हमारे यहाँ तो कुछ लोग ऐसे सूचना मांग लेते हैं कि भाई अमुक डिस्पैच नंबर का इतने तारीख का लेटर जो है ये किसने प्राप्त हुआ। अब हमारे कॉलेज में 10 लोग डाक रिसीव करते हैं, 10 अलग अलग विभाग में। तो ये थोड़ी है कि हम 10 रजिस्टर चेक करेंगे पिछले 10 साल के कि वो क्या है। तो हम बोलते हैं भी तुम्हारा मामला क्या है, तुम एम्प्लॉय हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम टीचर हो, तुम सप्लायर हो, तुम कौन हो, किस चीज से संबंधित है। आपने डीन को लिखा था, डायरेक्टर को लिखा था, परचेस ऑफिसर को लिखा था, आप छात्र हो, आपने डीन एकेडमी को लिखा था, आपने कंट्रोलर को लिखा था। कुछ बात तो स्पष्ट करनी पड़ेगी ना कि पहले आप बुझा के वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे आप। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ठीक है शिवानंद जी। हेलो शिवानंद जी। शिवानंद जी नहीं है। जी जी शिवानंद जी किधर गए? शिवानंद जी कहाँ? शिवानंद जी शिवानंद जी तो अभी किधर गए हैं? आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी बताएं, सुन रहा हूँ, बताएं। आप सुन रहे हैं सर, आवाज नहीं दे रहे हैं। भंडारा चल रहा है क्या अरे शिवानंद जी? नहीं, शिवानंद भैया, शिवानंद भैया कुछ कहना चाह रहा था बहुत। हेलो, हाँ बोलिए बताइए। बोलिए। हाँ नींद मैं आ ये गई थोड़ी सी। आप लोग डिस्कशन कर रहे ठक्कर थे। सर, जी ठक्कर सर प्रणाम, और भैया को भी प्रणाम, सभी को प्रणाम। एक दो रिक्वेस्ट है इसमें कि अननेसेसरी बहुत लंबी बहस खींचने का, जैसे ठक्कर सर उसको एक्सप्लेन भी कर दिए, अब वो ठक्कर सर से तो नहीं, आप म्यूट देखिए कर दिया देखिए करिए। देखिए 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 रोहित जी, वो दिक्कत ये है कि मैं अभी यहाँ पे नहीं था, नहीं तो मैं इनको इंटरप्ट करता है। ये लोग अपने से जी रुकते जी नहीं है ना, दिक्कत होती है, इसीलिए जी, तो ये यहाँ पे गलत है कि कोई बात रहना वो पड़ता कह है। रहे हैं, पॉइंट पॉइंट पे बात हो रही है, समय की बात ही हम उस चीज लोग को बैठ पाए। उस चीज को वो लोग नहीं समझ पाते, पर आज हमने अच्छा फ्री एंड ये दे दिया था, चलिए हाँ कोई बात धीरे जी धीरे सुधर जाएगा, गुस्सा मत कीजिए। सर, नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा, टाइम किल होता है असल में, नहीं आप सही। जैसे लोगों का अनुभव मिल जाए यही बड़ी बात है। ठीक ये है। तो बस, इस हफ्ता में अगर कमी है, अनुभव नहीं मिला है तो अगला हफ्ता मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, अरे हम लोग जिंदा रहेंगे। आशीष नारायण सर का मिल जाए आप लोगों का, और ठक्कर सर का मिल जाए, भाई साहब का तो बड़ा रहता है। तो अरे भैया रोहित इसमें सर हम सुनिए बात ना, ये बता रहे हैं। जी भैया, हम लोग रोहित सर सुनिए, हम लोग सब कोई ठक्कर साहब का विद्यार्थी है, स्टूडेंट है उनका, जी हम जी लोग का जी जी गुरु जी है। ठक्कर साहब हम अच्छा लोग का ठीक, गुरु जी है। जी ठीक। इसमें मैं बताना ये चाह रहा था, एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा था। मैंने एक उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक में एक से जानकारी चाहिए थी। उसके क्रिमिनल मुकदमे पेंडिंग थे, और उसमें क्रिमिनल मुकदमा पेंडिंग होते हुए वो सर्विस कंटिन्यू करा, सर्विस जेल भी गया, सर्विस कंटिन्यू कर गया, और पेंशन भी ले रहा था। बहरहाल उसके ड्यूज क्लियर हो गए। फिर मेरे पास वो आया, क्योंकि पर्सनल भी था मेरा कहीं सामने से, तो मैंने उसकी डिटेल मांगी। उन्होंने कहा कि जो जन सूचना अधिकारी थे संजय जी ने, उन्होंने फिर लिखा गुजरात उच्च न्यायालय के, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, मैंने वो भी पढ़ा। बहरहाल वो कई बार टाले। फिर मैंने जन सूचना अधिकारी की भी डिटेल मांगी। जब उनकी डिटेल मांगी तो खट से उन्होंने पहले वाली की डिटेल दे दी, सुखराम की। हेलो, बोलिए। हाँ, उन्होंने अपनी न देखे
बल्कि उसमें मैंने वो भी सुभाष चंद्र अग्रवाल वाला दिया था, 3 पेज का ऑब्जेक्शन दिया था, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उसकी डिटेल को कहा कि 8J1 में नहीं आता है। फिर उसके बाद इनकी खुद ही पीआईओ की मांग की, जन सूचना अधिकारी की जब मांग ली, तब उन्होंने उसकी सुखराम की दे दी। तो होता क्या है कभी कभी कि क्योंकि वो छिपा रहे थे, उससे जो भी अपना लिए हो, जैसे भी कई जजमेंट उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट दे दिया, 2 हाई कोर्ट 6J1 के फेवर में दे दिए कि निजी जानकारी नहीं शेयर की जा सकती। फिर जब हमने उनकी मांगी, क्योंकि कई बहुत टाइम लड़ाई हो चुकी थी, 5-6 लेटर लिख चुका था, ऑब्जेक्शन लिख चुका था, तो फिर जब उनकी मांगी, संजय जन सूचना अधिकारी थे उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के प्रधान कार्यालय लखनऊ के। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, तो फिर उन्होंने उस व्यक्ति की दे दी जिसकी फर्स्ट टाइम मैंने मांगी थी। तो ये सब चल रहा है। तो अगर 6J1 में जब लोग ये करते हैं ज्यादातर कि पहले तो उस पार्टी को बुला के पैसा लेके जब सूचना अधिकारी सूचना न देने के लिए पहले लिखता है, फिर बाद में दे देना, फिर ये समझ में आया कि नहीं, ये जो है कहीं ना कहीं वो लोग इससे इफेक्टेड हो जाते हैं। एक ये घटना थी, और एक बेस्ट बहुत यहाँ एजुकेशन ऑफिसर एसोसिएशन का अध्यक्ष था। कई नीतियां हमारे स्कूल में भी की, उस समय मैं प्रबंधक नहीं था, तो कई नीतियां उन्होंने की, उसमें कई गड़बड़ था। प्रबंधक जूनियर में प्रबंधकों को ही पावर थी उस समय, बीएसए प्रबंधक और बीए प्रबंधक संघ का एसोसिएशन का कमेटी का एक मेंबर, बट उनके विषय में भी मांगी, तो उन्होंने वो इस समय अयोध्या संयुक्त शिक्षा अच्छा निदेशक रोहित जी, एक मिनट रोहित जी, रिंकू बोल के एक साहब हाथ उठा रहे हैं, थोड़ा सुन लेते हैं उनका। रिंकू साहब बोलिए। सर मुझे तो प्रश्न पूछना था सर, आरटीआई से रिलेटेड सर। हाँ ठक्कर साहब है, बोलिए, पूछिए। ठक्कर साहब हैं तो सर सर अभियोजन विभाग किसके अंतर्गत आता है सर? पुलिस में सर फर्जी एफआईआर हुई है, तो सर उसमें अभियोजन विभाग से क्या क्या आरटीआई में सर मांग सकते हैं सर? जिससे अभियोजन जो होता है ये पुलिस के वकील होते हैं, प्रोसिक्यूशन बोलते हैं इनको, और ये पुलिस से अलग विभाग होता है। इसमें मेनली वकील लोग बैठते हैं। तो अभियोजन जो होता है वो अपने क्लाइंट को एडवाइस देता है ऑन पेमेंट ऑफ फीस, है ना। और वो जो होता है कम्युनिकेशन बिटवीन एडवोकेट एंड क्लाइंट इज ए प्रिविलेज कम्युनिकेशन। और इसमें गवर्नमेंट एडवोकेट भी होते हैं, जीए, जैसे अटॉर्नी जनरल होता है वो स्टेट को सलाह देता है। तो उस तरह से जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ये सब जीए मतलब गवर्नमेंट एडवोकेट देखता है। और बाकी जो पीपी होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी जो होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सीआरपीसी के चैप्टर 2 में उनको जो पावर है उसके मुताबिक नियुक्त होते हैं। तो प्रोसिक्यूशन विभाग में ये सब वकील लोग बैठते हैं और वो अपने क्लाइंट को फीस लेके वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। नहीं सर, इसमें सर आरोपी सर कुछ नहीं मांग सकता सर आरटीआई में सर, उनसे अभियोजन विभाग से चार्जशीट वगैरह सर कैसे क्या चीजें? दे आर नॉट डिफेंस लॉयर्स। वो है ना, सरकार के खिलाफ लड़ने का पावर नहीं है उनको, इसलिए वो आपके केस नहीं ले सकते। नहीं, केस नहीं लेना है सर, आरटीआई से पूछना है सर, आरटीआई में से क्या जानकारी सर कर सकते हैं सर? आरटीआई में क्या भाई, देखो क्रिमिनल में तो पूरा का पूरा जो सीआरपीसी है उसमें आरटीआई एक्ट इनबिल्ट है। आपको चार्जशीट दी जाती है, एफआईआर दी जाती है, सबकी गवाहों के बयान दिए जाते हैं, आपका पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन लेने का आपको मौका दिया जाता है। जो भी आपके खिलाफ गवाह है हर एक को आपके उपस्थिति में बुलाया जाता है कोर्ट में। तो वहां तो सब कुछ ट्रांसपेरेंटली होता है, उसके बाद ही कैद होती है। आरटीआई में क्या करोगे, एफआईआर होता है, ये सब तो जज आपको सजा देने के बाद खुद देता है। इन्वेस्टिगेशन खुद देता है। देखिए प्री ट्रायल जो प्रोसेस है 209 में जज आपको खुद, मैजिस्ट्रेट खुद आपको सब कुछ दे देता है, उसके बाद ही चार्जेस फ्रेम होते हैं, समझे। आपको फाइनल रिपोर्ट दी जाती है पुलिस की, चार्जशीट की कॉपी दी जाती है ना, आपको एफआईआर दी जाती है, आपको सभी गवाहों के बयान दिए जाते हैं। विक्टिम या कोई विटनेस है जिसको धमकी की आशंका है तो 164 के बयान मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। केस डायरी वगैरह मंगवाने का और ये सब अधिकार आपको और आपके वकील को होता है कोर्ट में। तो और क्या डॉक्यूमेंट होता है बताइए। सर इसमें आरटीआई सर न्यायालय में लगेगी सर नॉर्मल लगेगी सर पुलिस डिपार्टमेंट? आरटीआई के दायरे में कहाँ होता है आरटीआई? उसमें ऐसा है ना भाई, क्रिमिनल की जो प्रोसेस है उसमें केवल आपका एप्रीहेंशन या आपके डर के हिसाब से कुछ नहीं होता है। आपको यदि करना है तो उसमें दूसरे उपाय है क्रिमिनल लॉ में,
एफआईआर क्वैश करनी है तो आप 482 में जाइए हाई कोर्ट में, है ना। हाँ जी या फिर आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन गलत है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन लाइए, या WPCRL रिट पिटिशन क्रिमिनल लगाइए हाई कोर्ट में। ये सब उपाय आपके पास है। सूचना कुछ नहीं मांगी हो तो हाई कोर्ट नोटिस आएगा तो अपने आप ही पुलिस वाले बताएंगे कि उनके पास क्या है। आपको कुछ साबित नहीं करना है, आपको निर्दोष साबित नहीं करना है अपने आपको। क्रिमिनल लॉ का बेसिक समझ लीजिए। उनको पहले साबित करना है कि दोषी आप है, उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी। तब तक आपसे कोई जज कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है सर। आपको कभी भी क्रिमिनल कोर्ट में ये साबित नहीं करना होता है कि आप निर्दोष है, क्योंकि कानून मान के चलता है कि आप निर्दोष है। तो जब पहले प्रोसिक्यूशन की या कंप्लेनेंट की बारी आती है एफआईआर केस या कंप्लेंट केस में, वो जब साबित कर देता है उसके बाद फिर आपको बताया जाता है, समझे। मेरे खिलाफ एक क्रिमिनल केस चला, 4 साल हुआ, 33 सुनवाई हुई, और मजिस्ट्रेट ने मुझे ना नोटिस भेजी ना कंप्लेंट हो गया। हाँ जी तो सर। आप ऐसे सही है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। शिवानंद जी, शिवानंद जी, देवेंद्र जी। जी सर। हाँ, आप खत्म कीजिए, 1 बज रहा है, कोई नहीं है। वैसे वैसे आशीष नारायण जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि डीपीटीपी बिल पे अपन लोग अब कितनी भी डिस्कस कर ले, जब तक ये पार्लियामेंट के नेताओं को समझ में नहीं आएगा और आ जब गया, आ तक वो गया, लोग चिंता मत इंटरेस्टेड सत्यन जी, चिंता मत कीजिए। अगला मानसून सीजन में इंडिया अलायंस लोग को सब तैयार हो गया है, इसको उठाएंगे। ये हम बोल रहे हैं, जयराम रमेश और LOP मिस्टर राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फर्मेशन में ये डिक्लेयर किया है। इसीलिए मैं DPDP एक्ट के लिए इतना चिल्ला रहा हूँ शुरू से। क्या होगा नहीं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम इतना तो होगा, सेक्शन 44(3) को एलिमिनेट करना होगा, वहां से DPDP एक्ट से हटाना होगा। RTI एक्ट में कोई आंच नहीं आना चाहिए, सीधी बात यही है। RTI एक्ट हाँ, सबका माई बाप है। ये वही साहब, नहीं तो बंद करना पड़ेगी साहब दुकानदारी। मेरे को तो लग रहा है यही है। नहीं नहीं, अब मानसून कमिंग मानसून सीजन में ना पार्लियामेंट में ये सवाल उठेगा। इंडियन अलायंस लोग उठाएगा, एक तैयार हो गया है, ड्राफ्ट रेडी हो गया है। मानसून सीजन चालू होने दीजिए, आएगा, उठेगा। अंजलि मैडम बहुत जोर लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ। हाँ सही बात है साहब, ये वो वहीं से होगा तभी सब कुछ होगा, वरना फिर अपन तो यहाँ कितना भी लिख के दो, अपने से कुछ होना जाना नहीं है साहब। क्योंकि न तो RTI कार्यकर्ता इतने हैं, जैसे कि भी आपने देख लिया नहीं, कि सुनिए सुनिए सत्यन जी, हम लोग को डिस्कशन करने का मतलब ये है टू एडुकेटेड आवरसेल्फ। हाँ, हम लोग अगर आपस में डिस्कस करेंगे ना, तो आपका जो नॉलेज है वहां से हमको कुछ मिलेगा, हमारा जो अनुभव है आपको मिलेगा। ठक्कर साहब बैठे हैं, वो हम लोग को गाइड करते हैं सब जगह कानूनी हिसाब से। हाँ, तो इसीलिए डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि अपने आप को एडुकेट करना। देवेंद्र जी है, देवेंद्र जी का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उनसे भी हम लोग को ठीक बहुत है। कुछ मदद मिलता है। आशीष नारायण जी, हाँ, एक बीरेन जी कार्यक्रम को हाँ